हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम रिवीजन करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। इसमें आपको सिंपली हमारी बॉडी में मसल्स एंड बोन्स इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें भी मसल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम एनिमल टिश्यूज़ में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको मसल्स के काम करने का तरीका समझाया गया है कि कैसे हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, वो कैसे काम करती हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म है। एंड जो इसका सेकंड सेगमेंट है चैप्टर का स्केलेटल सिस्टम, उसमें हमारी बॉडी की पूरी जो 206 बोन्स हैं हमारे पास, उन सब के नाम, उनके बारे में थोड़े बहुत उनके फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दिए हैं। ठीक है, लास्ट कुछ ईयर्स में आप देखेंगे तो इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज वही 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर मैं देखूँ रिसेंट ईयर्स में बच्चों, तो इस चैप्टर में ये जो लास्ट का टॉपिक है जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, बाकी ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि यहीं से आते हैं, ये नहीं आते, स्केलेटल सिस्टम से भी आया है, मसल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। बट ये जो चैप्टर है ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। एक बार भी अगर अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो बहुत इजीली यहाँ पर आप मेरे साथ पीवाईक्यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही लास्ट 15 सालों के यानी 2010 से 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज हम कवर करेंगे और इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर का। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करें। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास मसल से। बट एक बार अगर मैं एनसीईआरटी में इस चैप्टर को देखूं तो इस चैप्टर में ना शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है बच्चों। वी नेवर नो एनसीईआरटी में दिया है तो कब किस ईयर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं आपको पीवाईक्यूज करने हैं, उन टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन बाकी टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना, उन्हें भी एक बार रिवाइज ज़रूर करना है, चाहे थोड़ा फास्टली रिवाइज करें। ठीक, तो यहाँ पर आपको बेसिकली इस पैराग्राफ में लोकोमोशन एंड मूवमेंट 2 टर्म्स के बारे में बताया है। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ बच्चों कि ऑल, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई होगी कि आपके ये रही, दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको इन 2 वर्ड्स में डिफरेंस नहीं पता? आई थिंक पता होगा। लोकोमोशन, लोको यानी लोकेशन, ऐसा मोशन जिसमें अपनी पोजीशन, अपना प्लेस चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं चल के इधर जा रही हूँ या कहीं भी, तो दैट इज़ लोकोमोशन। बट अगर मैं एक ही जगह खड़ी हूँ और कोई भी तरह का मूवमेंट कर रही हूँ जिसमें मेरा प्लेस चेंज नहीं हो रहा, तो वो एक मूवमेंट है। ठीक है, अब अगर मैं लोकोमोशन कर रही हूँ, चल के जा रही हूँ, तो वो भी तो एक तरह का मूवमेंट है ना। मतलब मूवमेंट का मतलब हर वो चीज़ जिसमें मूवमेंट हो रहा है, चाहे आप चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो मूवमेंट तो ये सारे हैं। बट स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट जिसमें आपका प्लेस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो यस, लोकोमोशन भी एक तरह का मूवमेंट है। तो हम कह सकते हैं ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सिंपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। क्लियर? देन आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताया है कि वैसे तो हम जितने भी मूवमेंट्स करते हैं, अगर हम हमारी बात करें तो हम हमारे मूवमेंट्स के लिए मसल्स एंड बोन्स को यूज़ करते हैं। बट उसके अलावा आपको पता होगा पूरे एनिमल किंगडम में भी एंड इनफैक्ट हमारे में भी कुछ और टाइप के सेल मूवमेंट्स भी होते हैं। जैसे कि एक होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, है ना, जैसे कि एक ऐसी सेल जो अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया बनाकर फॉल्स फीट, जिनको आप कहते हैं प्रोजेक्शंस बनाकर अपनी मूवमेंट करे। तो अमीबॉइड मूवमेंट कौन करता है हमारी बॉडी में? हमारी WBCs कैन डू अमीबॉइड मूवमेंट। ध्यान रखना, जो हमारी WBCs हैं, जिनको आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये कलरलेस होती है। मैक्रोफेजेस जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, हालांकि ये WBCs का ही एक मॉडिफिकेशन है, बट आप नाम अलग से भी याद रख सकते हैं। तो दे शो अमीबॉइड मूवमेंट। इसमें एक लाइन लिखी हुई है बच्चों कि अमीबॉइड मूवमेंट कब हो पाता है। अगर आप कह रहे हैं कि सेल से ऐसे प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, तो इसका मतलब सेल में कोई कंपोनेंट होगा ना जो सेल को धक्का दे, जो सेल के जो एक्सटेंसिबल नेचर है उसको यूज़ कर रहा है। तो वो होता है एक तो स्ट्रीमिंग। ध्यान है, शुरू में सेल बायोलॉजी में बताया था कि स्ट्रीमिंग का मतलब किसी भी सेल में जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, वो स्टैटिक नहीं रहता, धीरे धीरे घूमता रहता है। तो उससे जो फोर्स जनरेट होता है उससे ये शेप चेंज कर सकती हैं। प्लस जो हमारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स पढ़े थे ना हमने 3 तरह के, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उसमें से बच्चों माइक्रोफिलामेंट्स भी इस स्ट्रीमिंग, मतलब ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई माइक्रोट्यूब्यूल तो सीलिया फ्लैजेला बनाती हैं, तो वो तो सीलियरी फ्लैजेलर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और माइक्रोफिलामेंट सेल में ही जो अमीबॉइड मूवमेंट हो रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, सिंपल। देन क्या हमारी कोई ऐसी सेल है जो सीलियरी मूवमेंट करती हो बच्चों? बिल्कुल, 2 जगह हमारी बॉडी में सीलियरी ट्रैक है, एक हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक हमारी ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब। ठीक, उसके अलावा बाकी जितने भी मूवमेंट्स आप करते हैं वो सारे मस्क्यूलर मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर एक चीज़ और, फ्लैजुलर मूवमेंट का पैराग्राफ भी पुराने एनसीईआरटी के एडिशन में नहीं था, बाकी कुछ समय पहले ऐड हो गया था। क्या हमारी बॉडी में ऐसी कोई सेल है जो फ्लैजुलर मूवमेंट शो करती हो? यस, इन ह्यूमन मेल्स जो स्पर्म्स हैं वो फ्लैजुलर मूवमेंट शो करते हैं। बट उसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि ये सभी तरह के मूवमेंट्स ह्यूमन्स के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। तो अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लैजुलर के लिए लिखा है कि जो प्रोटोजोन्स हैं, देखो यहाँ पे ये गलती है, प्रोटोजोन्स लिखकर लाइक यूग्लिना लिख रखा है। तो यूग्लिना एंड प्रोटोजोन्स दोनों प्रोटिस्टा में आते हैं, बट दोनों का ग्रुप तो अलग अलग है ना। यूग्लिना यूग्लिनॉइड्स में आता है, प्रोटोजोन्स में अमीबा, पैरामीशियम, ट्रैपैनोसोमा ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक नहीं आना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ कॉमा आना चाहिए। डन, ये हो गया आपका इनिशियल पार्ट। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अब गलत नहीं होगा। अब आते हैं हम बेसिकली मेन, सबसे मेन मसल्स पर। तो मसल्स का एक थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। मसल्स की मैंने आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाते वक्त भी बताया था, 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज जो मस्कुलर टिश्यू को बाकी टिश्यूज से अलग बनाती है। वो है एक्साइटेबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, हर मसल किसी ना किसी न्यूरॉन से जुड़ी रहती है। जब न्यूरॉन सिग्नल देगा तो ही वो मसल मूवमेंट करेगी। तो एक्साइटेबिलिटी है, जब मूवमेंट करेगी तो उसके लिए साइज छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, फिर वापस रिलैक्स होगी, एक्सटेंसिबिलिटी। एंड क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज मस्कुलर टिश्यू के पास है तो यानी वो रिजिड तो है नहीं, इट कैन चेंज द शेप, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे इलास्टिसिटी। सिंपल। तो ये चारों प्रॉपर्टीज मस्कुलर टिश्यू में होती है। 3 तरह की मसल्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि स्केलेटल मसल्स हमारी वो मसल्स हैं जो स्केलेटल यानी किसी ना किसी बोन से जुड़ी हुई है। जैसे अगर एक बोन होती है तो बोन के एंड पर टेंडन के थ्रू मसल उससे जुड़ी रहती है। तो जो भी हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी विल पावर से कंट्रोल होती हैं। ब्रेन से तो हो रही हैं, पर ब्रेन के किस सेंटर से? वॉलंटरी सेंटर से कंट्रोल हो रही हैं, इसलिए हम इनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिकली स्ट्राइशंस दिखते हैं, सो ये स्ट्राइटेड मसल्स भी हैं। और ये कहाँ मिलेंगी आपको? हमारे वॉलंटरी ऑर्गन्स में, जैसे लिम्स हो गए, नेक हो गया, बैक हो गया, जॉ हो गया, है ना। आईलिड्स में दोनों तरह की होती हैं, स्ट्राइटेड भी होती है, नॉन स्ट्राइटेड भी होती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें मेन पढ़ना है इस चैप्टर में, मतलब हम रिवीजन करेंगे कि स्केलेटल मसल्स वर्क कैसे करती हैं। विसरल मसल्स की बात करें तो विसरा यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे हमारे यूरिनरी ब्लैडर की वॉल हो गई, हमारा जो जीआईटी है पूरा, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी वॉल में मैंने आपको बताया था 4 लेयर्स होती हैं। तो उनमें से एक लेयर मसल्स की लेयर होती है, स्मूथ मसल्स है ना, तभी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह, चर्निंग मूवमेंट जो भी हैं वो होंगे, वरना कैसे पॉसिबल है। ठीक है, लंग्स के चारों तरफ हमने पढ़ा था ब्रीदिंग चैप्टर में कि इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, लंग्स के जस्ट नीचे डायाफ्राम है, वो भी तो विसरल मसल है। तो जहाँ भी बॉडी में इंटरनली जो मसल्स हैं दे आर विसरल मसल। कोई स्ट्राइशंस नहीं होते तो स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड, और ये ब्रेन के कंट्रोल में तो हैं, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में तो ये भी है, पर ये नर्वस सिस्टम के ऑटोनॉमिक सेंटर से कंट्रोल होती हैं, यानी हमारी विल पावर से डिसाइड नहीं होता इनका मूवमेंट। जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बनता है ना, वो सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, वो इनको सप्लाई करती हैं। सो दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने बताई दी आपको। एंड उसके अलावा ये देखो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी मसल्स होती हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जैसे आप पढ़ते हो टेस्टिस, वहाँ पे कहीं डायरेक्टली लिखा नहीं है, बट मैं आपको पढ़ाते वक्त हमेशा कहती हूँ कि जैसे टेस्टिस में स्पर्म बने, अब रेटिटेस्टिस में आ गए, फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनकर रेटिटेस्टिस में आ गए, रेटिटेस्टिस से वास्ट पूरा अपना करके एपिडिडाइमिस में जाएंगे, फिर वास्ट डेफरेंस में जाएंगे। तो स्पर्म्स को मूव कराने के लिए इस पूरे ट्रैक में मसल्स की भी एक लेयर होती है, उससे थोड़ा हेल्प मिलती है स्पर्म्स को मूव कराने में। स्पर्म खुद मूव नहीं करता एक्टिवली शुरू से, स्पर्म खुद की एनर्जी तो जब फीमेल ट्रैक में जाता है तब खर्च करता है। शुरू में तो स्पर्म्स को मेल ट्रैक में तो जब स्पर्म्स को आगे बढ़ाते हैं तो वो 2 वजह से बढ़ता है, एक तो जो फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है सीमेन उसकी वजह से, और दूसरे भी फ्लूइड्स होते हैं, म्यूकस होता है, प्लस जो मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं उसकी वजह से। सेम ओविडक्ट में जब सीलियरी मूवमेंट ओवा को पुश करेगा तो वो तो करेगा, प्लस ओविडक्ट के चारों तरफ जो मस्कुलर लेयर है, जैसे यूट्रस में होती है ना मायोमेट्रियम, वैसे फेलोपियन ट्यूब में भी 3 लेयर्स होती हैं। तो बीच वाली लेयर कैसी है? मसल्स की बनी हुई, तो वो भी ओवम के मूवमेंट में हेल्प करेंगी। सो हो सकता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए कि स्मूथ मसल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स इन द जेनाइटल ट्रैक्ट, और आपको रिलेट ही नहीं कर सको कि यार ये कहाँ से हो गया। तो यस, आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी हमारी बॉडी में इंटरनली मूवमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई मसल आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और वो होगी स्मूथ मसल्स। देन कार्डियक मसल्स के बारे में तो सबको पता है, हार्ट की स्पेशल मसल्स हैं। अब यहाँ से आपको पूरे चैप्टर में स्केलेटल मसल्स के बारे में बताया है, ठीक है, कि स्केलेटल मसल काम कैसे करती है। यस, उसके लिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको थोड़ा एक ब्रीफ देना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल।
तो अगर हम एक मसल की बात करें, जैसे आप कई बार बोलते हो ना बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स हमें बढ़ाने हैं, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स ना मसल्स के नाम है बच्चों। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जब पहुंच जाओगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है एनाटॉमी, उसमें आप सारे मसल्स के बारे में नाम सहित पढ़ते हो, कौन कहाँ है, कैसे सप्लाई होती है उसको। यहाँ नाम नहीं है, यहाँ सिर्फ उनकी कैटेगरी है स्केलेटल मसल, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एक मसल की बात करूं और उसका सेक्शन लेके देखूं, क्रॉस सेक्शन, तो उस मसल में मुझे अंदर इस तरह के बंडल्स दिखेंगे। इन्हें कहते हैं फेसिकल या मसल बंडल। क्या कहते हैं? फेसिकल या मसल बंडल। एक मसल बंडल के अंदर फिर से आपको छोटे छोटे क्रॉस सेक्शंस दिख रहे होंगे। ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं, दिस इज अ इंडिविजुअल मसल सेल, दिस इज एन इंडिविजुअल मसल सेल। यानी अगर मैं मसल को ऐसे की जगह इसको यूं खड़ा कर लूं, तो अगर ये मसल है तो इसके अंदर मुझे बहुत सारे मसल बंडल दिखेंगे। हर मसल बंडल में जो छोटे छोटे सेक्शंस मुझे दिख रहे हैं वो एक मसल सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड यू नो, क्योंकि मसल सेल गोल नहीं होती बल्कि इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, इसलिए मसल सेल को ही मसल फाइबर भी कहा जाता है। मैंने बहुत बार देखा है जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन करते हो ना, तो आप मसल फाइबर, मायोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपने ढंग से कॉन्सेप्चुअली उसको पढ़ा नहीं है। तो हम ऑलरेडी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आप जिस किसी ने नहीं भी पढ़ रखा तो सुन लो ध्यान से कि ये जो हमारी सिंगल सिंगल आपको दिख रही हैं, दीज आर मसल सेल, ओके। अब अगर मैं इसमें से एक मसल सेल निकाल लूँ, मैं ऐसे इलोंगेटेड बना दूँ, इन्होंने तो ऐसे लिटा दिया है, मैं ऐसे एक मसल सेल बनाऊँ, तो मसल सेल, क्योंकि हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। एंड कैसे होंगे? ब्लंट एंड्स। न्यूक्लियस कैसे होंगे? कई सारे होंगे, पेरिफेरी पर होंगे, सिंसीशियल कंडीशन बोलते हैं। और क्या होता है, किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसके पास भी होगा। इसके साइटोप्लाज्म को अब जब भी स्केलेटल मसल के आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको एक वर्ड याद रखना है, सार्को। जैसे इसके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, इसकी प्लाज्मा लेमा को बोलेंगे सार्कोलेमा, समझ गए। फिर जैसे किसी में भी अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ER-GB होता है, वो सब यहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसका जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। हम बोलते हैं ना, हम जो भी मूवमेंट्स करते हैं उसमें कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। कैल्शियम की कमी से मसल्स कहाँ सही से मूव कर पाती है, टिटैनी होती है, बार बार बांटे आते हैं। तो कैल्शियम की प्रेजेंस इज क्रूशियल फॉर मूवमेंट्स ऑफ मसल। तो वो कैल्शियम कहाँ स्टोर करके रखती हैं मसल्स? अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क में, ठीक है। और एक स्पेशल चीज़ क्या होती है मसल्स के पास, कि मसल्स रेड क्यों दिखती हैं हमको? क्योंकि मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है। जैसे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, मसल्स में मायोग्लोबिन होता है, दैट्स वाई दे आर रेड इन कलर। अगर मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है तो डार्क रेड दिखेंगी, उनको बोलते हैं रेड मसल फाइबर। अगर मायोग्लोबिन बहुत कम है तो वो मसल फिर हमें हल्की सी पेल वाइटिश दिखती है, तो उनका नाम, मतलब एग्जैक्टली वाइट नहीं बट बहुत बहुत लाइट शेड में दिखती है, तो उसको कहते हैं वाइट मसल फाइबर, RMF, WMF, ठीक है, क्लियर। अब ये जो आपको दिख रही है ना एक मसल सेल, ये हर मसल सेल के साथ पैरेलल आप देख रहे हो कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो ये ब्लड कैपिलरीज दिखाई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कुछ भी आ सकता है एनसीईआरटी से। मान लो यही आ गया, तुमने बहुत बार डायग्राम देखा है, फेसिकल देख के छोड़ दिया, और इस बार इन 3 लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो फिर तुम कैसे करोगे? इसलिए एनसीईआरटी की हर चीज़ को ढंग से, ध्यान से रिवाइज करके जाना है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं मसल फाइबर, हर मसल फाइबर की ही कवरिंग को बोलते हैं सार्कोलेमा, एंड इनके चारों तरफ होता है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क, ठीक है, क्लियर है। मसल सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं समझ में आ गया। ये ER थोड़ा स्पेशल तरह से बिखरी रहती है पूरे में, तो वो आपको यहाँ पे मैं अभी बना नहीं रही हूँ ड्रॉ करके। फिर एक चीज़ सुनो कि अब ये जो मसल सेल है जिसको आप मसल फाइबर बोल रहे हो बच्चों, जिसे आप मसल फाइबर बोल रहे हो, इस मसल फाइबर के अंदर इसी के पैरेलल बहुत सारे फाइबर्स दोबारा होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो मैंने जरा से बनाए हैं बिल्कुल इसके पैरेलल, लेकिन अब इस पूरे को भी मैं फाइबर बोलूँ, इनको भी फाइबर बोलूँ तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर के अंदर जो हैं वो क्या है? मायोफाइब्रिल्स। अब मैं अगर एक मायोफाइब्रिल को निकालूं तो इस एक मायोफाइब्रिल का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगी ना, तो ये एक मायोफाइब्रिल बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है। किसका बना होता है? माइक्रोफिलामेंट्स का। मायोफाइब्रिल किसका बना होता है? माइक्रोफिलामेंट्स का। कौन है माइक्रोफिलामेंट्स पता है क्या? 2 तरह के माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, एक एक्टिन होता है और एक मायोसिन होता है, जिसका स्ट्रक्चर आप पूरा पढ़ते हैं ना सार्कोमियर के वक्त,
बस वही एक्टिन मायोसिन। तो ये जो मायोफाइब्रिल है वो एक्टिन एंड मायोसिन के स्पेशल अरेंजमेंट से बनता है, इसी वजह से ये हमें स्ट्राइटेड दिखाई देता है। तो इन 3 टर्म्स में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। मसल फाइबर इज द सेल, उस सेल के अंदर बहुत सारे स्मॉल फाइबर्स हैं, दैट इज मायोफाइब्रिल। हर मायोफाइब्रिल किसका बना है? माइक्रोफिलामेंट्स का, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी एनसीईआरटी में आप उसे मिस्टेक कहें या क्या कहें, माइक्रोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स को और करके लिखा है, बट मुझे लगता है और नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मायोफाइब्रिल अलग है, फिर मायोफाइब्रिल जिनका बना होता है वो है मायोफिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, मायो और माइक्रो तो एक ही बात है, उसमें कोई माइक्रोफिलामेंट मसल में है इसलिए मायो वर्ड लगा दिया। मसल्स के लिए MYO मायो भी आता है, और अगर स्केलेटल मसल्स है तो उसके लिए SARCO सार्को भी आता है। डन, ठीक है। देखिए ज़रा क्या क्वेश्चन है हमारे पास। लो भाई देखो, 2023 में आया हुआ है इस टॉपिक से क्वेश्चन, अभी आगे 2024 के भी आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल, हमें करेक्ट बताना है भाई, बताओ। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखना आप, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है तुम्हारी बुक में, फेसिकल और फेशिया को मिक्स मत कर देना। फेशिया किसको कहते हैं? ये जो मसल बंडल्स हैं बच्चों, इनके चारों तरफ कुछ कोलेजिनस लेयर होती हैं, कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनमें कुछ और चीज़ें भी मिला लो तो उनकी लेयर होती है जिससे ये बंधे रहे। ठीक है, तो उनको बांधे रखने के लिए जो लेयर है, स्पेशल लेयर, उसको क्या कहते हैं? फेशिया। जब मैंने तुम्हें डिटेल में पढ़ाया था ये, तो बताया था कि ये जो एक मसल सेल है इसकी खुद की लेयर तो सार्कोलेमा है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर अगेन एक पतली सी लेयर होती है, वो होती है एंडोमाइशियम, पढ़ा है हमने, एंडोमाइशियम। फिर ये सारे जो मसल बंडल्स, ये जो सारे मसल फाइबर हैं, इनके चारों तरफ मसल बंडल बन गया, उसको घेरे हुए जो लेयर होती है वो होती है पेरीमाइशियम, है ना। और फिर पूरे मसल को घेरे हुए जो लेयर होती है वो होती है एपीमाइशियम। तो ऐसे बहुत सारे एंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम, एपीमाइशियम, तीनों अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, ये कह रहा है कि मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर, यहाँ तक तो सही था, बट लास्ट में गड़बड़ कर दिया, फेशिया लिखा होना चाहिए था, ना कि फेसिकल। ठीक है, ठीक है। देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, यानी ER की बात हो रही है, इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। यस। स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, मसल फाइबर जब भी आ रहा है इसका मतलब बात हो रही है मसल सेल की। ठीक है, इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, बिल्कुल ठीक है, अभी अभी बताया मैंने आपको, जो स्ट्राइशंस आपको दिखते हैं किसी भी मसल सेल में, स्केलेटल में, तो ये जो स्ट्राइटेड दिखता है, लाइट डार्क, ये क्यों दिखता है? एक्टिन और मायोसिन के स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको सिर्फ एक्टिन दिखेगा, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ एक्टिन मायोसिन दोनों दिखेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पर ये स्ट्राइशंस आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। M line is considered as functional unit of contraction called sarcomere. क्या लाइन बनाई है? M line is considered as functional unit of contraction. M line थोड़ी ना functional unit है, sarcomere है functional unit, तो ये गलत हो गया। So now we have to choose the most appropriate answer. तो इसमें B and C हुआ, यानी ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2021 में क्या आया है देखो भाई, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन विच इवेंट अकर। अच्छा, अब इसके लिए मुझे और आगे का रिवीजन देना है आपको। देखो समझो, ये चीज़ें क्लियर हो गई मेन की क्या क्या होता है। अब ये जो है एक्टिन मायोसिन का अरेंजमेंट, वो थोड़ा सा समझना, इससे तुम्हें पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको NCERT लाइन टू लाइन में पढ़ा रखा है, बट यहाँ पे एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम कि ये जो है ना, ये डायग्राम बच्चों, ये एक मायोफाइब्रिल है। मसल में बहुत सारी मसल सेल हैं, मसल सेल में, हर मसल सेल में बहुत सारे मायोफाइब्रिल है। मैंने एक मायोफाइब्रिल निकाला है सिर्फ, वो भी पूरा नहीं दिख रहा, उसका बस थोड़ा पार्ट ही उसका सार्कोमियर दिखाया है। समझ रहे हैं ना बात को। अगर मैं एक मायोफाइब्रिल को ऐसे लेटा दूं, मान लो ये एक मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल एक मसल सेल के अंदर का ये मसल सेल है, ये मायोफाइब्रिल है ना, ये मसल सेल या मसल फाइबर है। तो इस मायोफाइब्रिल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, इस मायोफाइब्रिल पर आपको बहुत सारी जेड लाइंस दिखेंगी, बहुत सारी जेड लाइंस दिखेंगी, जिगजैग लाइंस होती हैं ये जेड लाइंस जो हैं, बहुत सारी। ठीक है, बहुत कम बनाई है मैंने तो। अब जो जेड लाइन होगी, हर जेड लाइन से राइट लेफ्ट ऐसे करके एक्टिन फिलामेंट्स जुड़े हुए होंगे। क्या जुड़े हुए होंगे? एक्टिन फिलामेंट। जैसे आपको 2 जेड लाइन दिखाई हैं
और उन पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, दीज आर द एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है, दीज आर द एक्टिन फिलामेंट्स। और एक्टिन फिलामेंट इस तरह से अरेंज होते हैं ये कि एक्टिन फिलामेंट आमने सामने आ जाते हैं, थोड़े से हल्के से ऊपर नीचे भी होते हैं, क्योंकि जब ये स्लाइडिंग करेंगे तो ओवरलैप भी कर लेंगे, भाई बिल्कुल आमने सामने होते तो ऐसे टकरा जाते हैं, ठीक है, बट दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, हल्के से ऊपर नीचे होते हैं। और इनके बीच बीच में जो खाली जगह आपको दिख रही है वहाँ पे जो एक बैंड, मतलब बैंड तो नहीं कहूँगी, फिलामेंट दिख रहा है, वो है मायोसिन फिलामेंट, एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन। तो मायोसिन मोटा होता है और एक्टिन पतला होता है, तो एक्टिन को बोलते हैं थिन फिलामेंट, मायोसिन को बोलते हैं थिक फिलामेंट। दिख रहा है ना कितना थिक है, मोटा है। तो ये जो एक्टिन है इनके बीच बीच में जो जगह बचती है यहाँ पर आपको मायोसिन दिखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, एक्टिन तो जितने भी हैं वो सब जेड लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पर मायोसिन कभी भी जेड लाइन से टच में नहीं रहता, ठीक है। नाउ आगे सुनना, मायोसिन इस तरह से प्रेजेंट होता है, या एक्टिन और मायोसिन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि मायोसिन का कुछ पार्ट तो ओवरलैप होता है और जो सेंट्रल पार्ट है वो बिल्कुल नॉन ओवरलैप्ड है। ये जो नॉन ओवरलैप्ड पार्ट है बच्चों, इसको कहते हैं एच जोन, और इसी एच जोन के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन दिखती है, यहाँ पर आपको हल्की सी दिख रही हो तो इस लाइन को कहते हैं एम लाइन। वैसे इन सबके एम, एच, जेड सबके फुल फॉर्म्स हैं, बट आपको उन पर नहीं जाने, आपको तो सिंपली इनके नाम याद रखने हैं। इसको एम तो आप तो ऐसे याद रख लेना, मायोसिन को बाइसेक्ट करती हुई बीच में जो लाइन है वैसे उसको मीजनर्स लाइन बोलते हैं, बट दिस इज मायोसिन लाइन, ठीक है। नाउ अब ये देखो, तो ये जो मायोसिन की लेंथ के बराबर वाला पार्ट है ना बच्चों, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, इस पार्ट में ज़रा ध्यान से देखो, मायोसिन तो है ही और मायोसिन को ओवरलैप करता हुआ एक्टिन भी है ना। तो जब माइक्रोस्कोप से हमें ये सेगमेंट दिखता है ना तो ये डार्क दिखता है काफ़ी, क्योंकि इसमें एक्टिन मायोसिन दोनों फिलामेंट्स हैं। दैट्स वाई इसको नाम दे दिया डार्क बैंड, अंधेरा कायम रहे, यानी ए बैंड, कभी कायम ना रहे, हमेशा उजाला हो। बट जस्ट पुराने टाइम में जो शक्तिमान सीरियल आता था उसमें एक डायलॉग आता था, विलन बोलता था अंधेरा कायम रहे, ठीक है। तो उससे मैंने तुम्हें ध्यान दिलाया, ए बैंड फॉर अंधेरा, यहाँ पे ए अंधेरा है, ठीक है। इसमें आप लोग गड़बड़ कंफ्यूज होते हो, नीट में गलती कर देते हो वरना। तो ए बैंड यानी डार्क बैंड, डार्क बैंड की लेंथ क्या होगी, इट इज इक्वल टू मायोसिन फिलामेंट, बट ऑब्वियस, ठीक है। और ये जो डार्क बैंड है इसमें ए क्यों नाम दिया हमने, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक बैंड। एनाइसोट्रॉपिक क्यों, एनाइसो यानी डिफरेंट डिफरेंट, इसमें एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, सिंपल। अब जब इस डार्क बैंड के इस तरफ और इस तरफ आप देखोगे, ये तो डार्क बैंड हो गया, अब डार्क बैंड के दोनों तरफ आप देखोगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, लाइट जोन जो आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं आई बैंड। आई बैंड, आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रॉपिक, और ये लाइट कलर के दिखते हैं, आई लाइट, लाइट में आई आ रहा है तो ये आई वाले लाइट बैंड्स हैं, ठीक है। वैसे याद रहेगा, ए फॉर अंधेरा तो आई फॉर अपने आप लाइट याद कर सकते हो तुम। क्यों इनको आइसोट्रॉपिक कहा हमने, क्योंकि देखो आई बैंड क्या है, आई बैंड सिर्फ इतना सा पार्ट नहीं है बच्चों, आई बैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाला पूरा पार्ट है आई बैंड का। तो यहाँ पे बीच में जेड लाइन है और जेड लाइन के अगल बगल में आपको एक्टिन दिख रहे हैं, सिर्फ उतना ही जोन आपको लेना है जिसमें मायोसिन नहीं आ रहा। तो यानी ये एक ऐसा जोन हुआ जिसमें ओनली एक्टिन फिलामेंट्स दिख रहे हैं, दैट्स वाई इसको नाम दे दिया आइसोट्रॉपिक। ये बना हुआ है ओनली एक्टिन का, जबकि एनाइसोट्रॉपिक बना हुआ है बोथ एक्टिन एंड मायोसिन का, एनाइसो, ठीक है। जहाँ दोनों है वो डार्क दिखेगा, जहाँ अकेले एक्टिन है वो लाइट दिखेगा। बट जेड लाइन चाहे पूरा लाइट बैंड है, बट जेड लाइन अगेन यहाँ पर अच्छी खासी दिखती है प्रोमिनेंटली। डन। तो सार्कोमियर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें समझने के बाद यू मस्ट नो कि जब भी मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, इस डायग्राम को हटा रही हूँ मैं, जब भी मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है ना बच्चों, देखो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सा डायग्राम बना हुआ है तुम्हारी बुक में, ये मसल की रिलैक्स स्टेट है, ये जो अभी हमने बनाई, जेड लाइन से अटैच एक्टिन, बीचों बीच मायोसिन, मायोसिन की लेंथ के बराबर का ए बैंड, ये वाला आई बैंड, ये भी आई बैंड, ये भी आई बैंड, ये पूरा ए बैंड, समझ रहे हो बात आप। सो जब ये मान लो एक रिलैक्स्ड मसल की पोजीशन है, अब जब मसल को सिग्नल मिलेंगे और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब पता है क्या है, जो मसल फाइबर के अंदर जितने भी मायोफाइब्रिल्स हैं वो सब छोटे होंगे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और वो सब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बट ऑब्वियस मसल सेल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। मायोफाइब्रिल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये मायोफाइब्रिल ही तो है, एक्टिन मायोसिन से बना हुआ, क्योंकि ये जो मायोफाइब्रिल है इसमें होता क्या है, जितने भी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो सब स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट मत कर देना तुम,
मसल सेल का साइज क्यों घटा? क्योंकि जो फिलामेंट्स थे वो स्लाइड कर रहे हैं। कौन से फिलामेंट स्लाइड कर रहे हैं? जो मोटा है वो तो आलसी है, मायोसिन तो अपनी जगह पे बैठा है, हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन जो लाइट जो वो है एक्टिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, वो क्या करेंगे, ये जो जेड लाइन्स है ना, ये अंदर जितनी भी जेड लाइन्स हैं सब अंदर की तरफ आएंगी, जिससे क्या होगा आप देख रहे हो यहाँ पे एक्टिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था जिसको एच जोन कहा था, यहाँ पे एच जोन छोटा हो गया और जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एच जोन गायब ही हो गया। मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट का फीचर है एच जोन डिसअपियर। मतलब एच जोन क्या था याद है ना आपको? मायोसिन का वो पार्ट जिसपे एक्टिन ओवरलैप नहीं कर रहा था। अब एक्टिन अंदर आ रहा है धीरे धीरे, यहाँ तो देखो इतना एक्टिन खुद को ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गए, तो एच जोन तो बचने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा और ये कितना कर सकते हैं मैक्सिमम? क्या पता ये और करते करते पूरा एक दूसरे पर कट जाते क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये मैक्सिमम उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जितनी मायोसिन की लेंथ है। आप देखो मायोसिन की लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, चेंज तो एक्टिन की लेंथ भी नहीं हो रही है, लेकिन एक्टिन स्लाइड करते हुए अंदर जा रहा है, तो एक्टिन स्लाइड कर रहा है, मायोसिन तो ना लेंथ घटा रहा है ना स्लाइड कर रहा है। एक्टिन लेंथ नहीं घटा रहा लेकिन स्लाइड कर रहा है, जिसकी वजह से सारी जेड लाइन्स अंदर आ गई एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आई बैंड और ए बैंड में से कौन छोटा होता है या नहीं होता? तो आप खुद देख लो, अगर ये सारी चीज़ें अंदर आ रही हैं तो ये जो आई बैंड था बच्चों, ये कितना छोटा हो गया ना। देखो आई बैंड के लिए तो जगह ही नहीं बची, यहाँ जेड लाइन बिल्कुल मायोसिन से टच कर गई है ना। तो आई बैंड क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो आई बैंड रिड्यूस हो जाता है साइज में, लेकिन ए बैंड में देखना, ए बैंड की लेंथ क्या थी? इक्वल टू मायोसिन। तो मायोसिन जब सिकुड़ेगा ही नहीं तो ए बैंड की लेंथ एज इट इज है। इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ रिवीजन में समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ स्लाइडिंग हो रही है फिलामेंट की और वो भी एक लिमिट तक, मायोसिन की लेंथ चेंज नहीं करनी, तो मायोसिन की लेंथ इज इक्वल टू ए बैंड की लेंथ। तो ए बैंड अपनी लेंथ को रिटेन करता है, इसकी कभी भी आपको जो वो है लंबाई साइज है वो चेंज नहीं करना। डू रिमेंबर, ध्यान रहेगा आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बोल रही हूँ अंधेरा कायम रहे। तो ए अंधेरा और कायम यानी वो कभी भी अपनी शेप को चेंज, मतलब अपनी लेंथ को चेंज नहीं करता। डन, समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ें। आगे देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो अब आपसे क्वेश्चंस होंगे। देखो, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इनमें से क्या होता है? ठीक है, एच जोन डिसअपियर, यस। ए बैंड वाइडन्स, नहीं, ना ए बैंड रिड्यूस करेगा ना चौड़ा होगा, जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर? आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, यस। आई बैंड जो है उसकी जो विड्थ है, इसको विड्थ कहेंगे ना, फिलामेंट की लेंथ होती है और बैंड्स की विड्थ होती है, तो जो आई बैंड है वो नैरो हो जाएगा क्योंकि सारी जेड लाइन्स अंदर आ रही हैं तो उसके लिए जगह नहीं बचेगी। मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट, ये कहाँ से आया है? ये एक्चुअली अभी आगे जब इसी को हम मैकेनिज्म में पढ़ते हैं ना पूरा बच्चों, यहाँ पे आप डायग्राम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कौन सी थ्योरी है? दिस इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। भाई ये तो हमने समझ लिया कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे, लेकिन एक्टिन फिलामेंट जब स्लाइड करेंगे तो क्यों कर रहे हैं वो स्लाइड? ऐसा क्या हुआ कि वो अंदर की तरफ खिसकने लगे? तो उसकी पूरी स्टोरी शुरू होती है इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जैसे ही सिग्नल्स आते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, ओके, और सिग्नल सबसे पहले जो, भाई आपको डायग्राम पता है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, जैसे सपोज ये मसल है, ठीक है, और एक, चलो मसल भी नहीं बनाऊँ ना, मसल क्यों बनाऊँ मैं, सीधा एक मसल फाइबर बनाती हूँ। सपोज दिस इज अ मसल फाइबर सेल बनाई है ये मैंने, और इसमें मैं आपको कह रही हूँ बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन की लास्ट पार्ट दैट इज एक्सॉन, जिसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, पता है आप लोगों को, है ना। तो इस जंक्शन को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहाँ पर भी न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन का एंड है एक्सॉन, ये मसल से कनेक्टेड होता है ना बच्चों, वहाँ पर ऐसे मसल में थोड़े स्ट्राइशंस, मतलब स्ट्राइशन नहीं बोलेंगे, ऐसे इरेगुलरिटीज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, किसके रिसेप्टर्स होते हैं? एसिटाइल कोलिन के, ACH के। तो जैसे ही सिग्नल आता है सिनेप्टिक वेसिकल्स फटती हैं और ACH रिलीज होता है, तो ACH कहाँ आके बाइंड हो जाता है?
कहाँ आके बाइंड हो जाता है? मसल सेल की कवरिंग को क्या बोलोगे तुम? सार्कोलेमा, प्लाज्मा लेमा या सार्कोलेमा। तो जैसे ही ACH सार्कोलेमा को टच करता है, ये क्या बनाया है मैंने? दिस इज अ NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जैसे ही ये इसको टच करता है तो सार्कोलेमा से अंदर की तरफ सिग्नल्स जाते हैं और अंदर जो पूरा रेटिकुलम का नेटवर्क है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है। उसने कैल्शियम स्टोर कर रखे थे, तो सिग्नल मिलते ही वो नेटवर्क कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है। कहाँ रिलीज करता है? इसी साइटोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म में। अब कैल्शियम आयंस यहाँ मायोफाइब्रिल जो है, इनके एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट है उनसे जाकर बाइंड होते हैं। इफ यू रिमेंबर, कैल्शियम कहाँ बाइंड होता है? मान लो ये एक्टिन फिलामेंट है, तो एक्टिन फिलामेंट पर कैल्शियम के लिए जगह होती है, वहां जाके बाइंड होता है। जैसे ही वो बाइंड होता है बच्चों एक्टिन पे कैल्शियम, तो क्या होगा? कैल्शियम के बाइंड होते ही, आपको ध्यान है ना ये वाला स्ट्रक्चर है, मुझे बताना पड़ेगा एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर। ये एक्टिन फिलामेंट है, 3 तरह की प्रोटीन से बनता है एक्टिन फिलामेंट। एक तो ये गोल गोल आपको जो दिख रहे हैं, दीज आर ये पूरे को कहते हैं एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन के एक सिंगल मोनोमर को कहते हैं जी एक्टिन। गोल वाला ग्लोब्यूलर एक्टिन है, और बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन जब जुड़ते हैं तो फिलामेंटस एक्टिन बनता है तो एक्टिन प्रोटीन ही। तो एक तो एक्टिन प्रोटीन खुद हो गई। इस एक्टिन प्रोटीन में ऐसे 2 चेन्स होती हैं, एक सिंगल फिलामेंट नहीं है बल्कि ग्रीन कलर के 2 फिलामेंट्स हैं। ये 2 फिलामेंट्स होते हैं, 2 फिलामेंट्स, ठीक है। ये दोनों फिलामेंट एक दूसरे पर स्पाइरली कॉइल्ड है, और ये खुल ना जाए इनको बांधने के लिए एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर इन पे बंधा हुआ है, दैट इज ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ये भी खुद एक प्रोटीन है। अगेन ये रस्सी भी कहीं खुल ना जाए तो इस रस्सी पर जगह जगह हमने नॉट्स लगा दी, समझ लो वो नॉट्स है 3rd प्रोटीन यानी ट्रोपोनिन प्रोटीन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक्टिन फिलामेंट कितनी प्रोटीन्स का बना होता है, तो 3 प्रोटीन्स का, एक तो खुद एक्टिन प्रोटीन, एक उसकी रस्सी ट्रोपोमायोसिन, और एक उस पे नॉट ट्रोपोनिन, ठीक है। एक नहीं होती, ट्रोपोनिन बहुत सारे होते हैं। हर ट्रोपोनिन में आपको ऐसे 3 यूनिट्स क्यों दिखाई है? क्योंकि ट्रोपोनिन 3 यूनिट्स का बना होता है, जिनमें से एक यूनिट होती है कैल्शियम के लिए। यहाँ आके बाइंड होता है कैल्शियम, एंड पता है उसके बाइंड होने से क्या होता है? अभी रुको, उसके बाइंड होने से पहले समझो क्या था। ये जो रस्सी है ना बच्चों ट्रोपोमायोसिन की, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन की भी 2 रस्सी है, एक ये जा रही, एक ये जा रही। तो जो रस्सी है ट्रोपोमायोसिन की, ये इस तरह से एक्टिन पे प्रेजेंट है कि इन्होंने हर एक्टिन, ये जो गोला है ना बच्चों, इस गोले पर ऐसे एक छोटी सी साइट होती है, हर गोले पर एक छोटी छोटी जगह होती है। ये वो जगह होती है जहाँ पर आकर मायोसिन का हेड अटैच होगा। 2 एक्टिन है, उनके नीचे जस्ट मायोसिन है, तो मायोसिन में हेड है, इन हेड को एक्टिन से अटैच होना है मसल को काम करवाने के लिए, ठीक है। तो अभी तो वो सारी साइट छुपी हुई हैं, जो मैंने डॉट्स बनाए हैं, इन डॉट्स का नाम है मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या नाम है इनका? मायोसिन बाइंडिंग साइट। जितने भी जी एक्टिन है, हर जी एक्टिन पर एक एक मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ऐसे छोटे छोटे मैं ब्लैक कलर के डॉट्स बना दूं मान लो, और ये रस्सी इस तरह से रैप की गई है कि वो जो डॉट्स है ना वो बिल्कुल छुपे हुए हैं उस रस्सी में, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम आके ट्रोपोनिन पे बाइंड होगा, तो ट्रोपोनिन में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। ट्रोपोनिन में जैसे ही ट्रोपोनिन मुड़ते हैं, सारे ट्रोपोनिन इस तरह से अपना ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। कब करेंगे? जब कैल्शियम आकर उनसे जुड़ेगा। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन की रस्सी है बच्चों, ये भी, इसमें भी चेंजेस होंगे। और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन की रस्सी हिलती है, वैसे ही ये वाली जो साइट्स हैं ये एक्सपोज हो जाती हैं। मायोसिन बाइंडिंग साइट किस पर होगी? मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन पर होगी। दे विल बी एक्सपोज, और इनके एक्सपोज होते ही नीचे जो इतनी दूरी नहीं होती, इनमें बहुत कम दूरी होती है, जो नीचे हेड है ना मायोसिन का, वो तुरंत एक्टिन से जुड़ता है। लेकिन जुड़ने के लिए अब हेड को भी मूवमेंट करना है। कैसे करना है सुन लो। जैसे मैंने तुम्हें एक्टिन का स्ट्रक्चर बताया, वैसे ही मायोसिन का स्ट्रक्चर सुनना। मायोसिन एक ही प्रोटीन का बना है जिसका नाम है मीरोमायोसिन, एक ही टाइप की प्रोटीन का बना है जिसका नाम है मीरोमायोसिन। ये पूरी एक मीरोमायोसिन है। ऐसी हजारों मीरोमायोसिन मिलकर मायोसिन फिलामेंट को बनाती हैं, ठीक है। ये एक मोनोमर है मायोसिन का। तो मीरोमायोसिन में एक तो टेल होती है, हेड होता है, सबको पता है, दोनों के बीच में ये क्रॉस आर्म होती है। हेड जो है वो नॉर्मली ऐसे टिल्टेड रहते हैं। जैसे मान लो अगर ये एक्टिन है और यहाँ पर ये मायोसिन फिलामेंट है बच्चों, तो मायोसिन में बहुत सारे मीरोमायोसिन होंगे ना, इस तरह से बहुत सारे मीरोमायोसिन होंगे। तो ये सब अभी टिल्टेड है, यूँ ये टच नहीं कर रहे एक्टिन को। अगर ये एक्टिन को टच करना चाहते हैं तो उनको ऐसे एकदम हेड को 90 डिग्री पर लाना होगा, ऐसे टिल्टेड ना होके ऐसे 90 डिग्री पर लाना होगा। पर ये सिर्फ तब करेंगे ये काम जब सिग्नल्स मिलेंगे। तो एक तरफ तो कैल्शियम आया,
कैल्शियम ने एक्टिन पे ट्रोपोनिन पे बाइंड होकर ट्रोपोमायोसिन की रस्सी को थोड़ा पलटा और साइट एक्सपोज हो गई। अब मायोसिन के हेड को भी सीधा कराना है, तभी तो वो एक्टिन से मिलन करेगा। तो मायोसिन के हेड को सीधा कराने के लिए, ये वाला डायग्राम हटा दूं, मायोसिन के हेड को सीधा कराने के लिए ये देखो यहाँ पर एटीपी का खर्चा करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम मूवमेंट्स करते हैं, मसल्स को यूज़ करते हैं, तो बहुत सारा एटीपी खर्च होता है, क्योंकि कितने सारे, एक मायोसिन में कितने सारे हेड हैं और एक मायोफाइब्रिल में पता नहीं कितने सारे मायोसिन हैं, एक मसल सेल में अगेन कितने सारे हैं, तो सब पे एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कैसे होता है वो एटीपी यूज़, वो भी तुम समझ लो यहीं पर, क्योंकि रिवीजन है तो मैं सब कुछ कोरिलेट करके बता रही हूँ कि ये जो इन्होंने सिर्फ एक हेड दिखाया है, ऐसे हज़ारों हेड है यहाँ पर। इस हेड पर मान लो पहले से एटीपी जुड़ा हुआ था, अभी बताऊंगी, मान लो पहले से एटीपी जुड़ा हुआ था। ठीक है, जब एक्टिन पर कैल्शियम एक्ट कर रहा होगा ना, तब ये एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। एटीपी के टूटते ही एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाएगा, जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी से ये हेड सीधा होगा, और सीधा होते ही तुरंत ये देखो डॉट डॉट बनाया ना एक्टिन पर, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है जो एक्सपोज हो गई है। इधर एटीपी का टूटना इज अ सिग्नल फॉर मायोसिन कि हेड को सीधा करना है, तो सीधा होते ही एक्टिन और मायोसिन का मिलन हो जाएगा, और जितने भी एक्टिन है सब पर जो भी अलग अलग खूब सारे हेड है वो सब जाके अटैच हो जाएंगे। इनके बीच में जो ब्रिज बना उसको बोलेंगे क्रॉस ब्रिज। ठीक है, तो क्रॉस ब्रिज जब बनेगा, कब बनेगा, जब यहाँ पर पहले एनर्जी खर्च होगी, तभी ये क्रॉस ब्रिज बनेगा। अब मिलन तो हो गया, ये ऐसे दो, मान लो ये दो जेड लाइन है, ये दो एक्टिन है, और जितने भी हेड हैं वो सब मायोसिन के हेड एक्टिन से अटैच हो गए। पर अब इनमें एक्टिन को स्लाइड भी तो करवाना है। अब स्लाइडिंग कौन करवाएगा, अब ये जो मायोसिन का हेड है ना बच्चों, ये क्या करेगा, ये स्लाइडिंग या रोटेशन करवाएगा। कैसे करवाएगा, पहले मायोसिन का हेड ऐसे था, फिर सीधा हुआ, अब ये अगर मान लो हमें अंदर, ये वाला साइड अंदर की तरफ है, ठीक है, ये वो है बीच वाली जेड लाइन, इस तरफ खिसकाना है, तो मायोसिन का हेड अंदर की तरफ इस एक्टिन को सारे मायोसिन के हेड मिलकर इधर मुड़ेंगे, ऑपोजिट तरफ टिल्ट करेंगे। तो ऑपोजिट तरफ टिल्ट करने की वजह से सारे एक्टिन को, जितने भी एक्टिन उनको धक्का लगेगा, हल्का सा वो अंदर की तरफ आएंगे। इस तरफ जो हेड होगा उसमें पहले मायोसिन ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे, तो वो भी एक्टिन को इधर करेगा, इधर वाला इधर करेगा। तो दोनों एक्टिन धीरे धीरे, एक बार में नहीं होता, ये एक स्लाइडिंग से हल्का सा होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है, फिर दोबारा होता है, फिर तीसरी बार होता है, ऐसे करते 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 एक्टिन फिलामेंट्स पास आने लगते हैं, और मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। देखो इसको एक बार और समझो तुम आगे। तो जब मायोसिन का हेड जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो उसको कहेंगे हम स्लाइडिंग या रोटेशन। उसकी वजह से मायोसिन नहीं स्लाइड करेगा, मायोसिन अपनी जगह रहेगा, जो एक्टिन है वो स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिन मान लो अंदर की तरफ स्लाइड कर गया। अब एक्टिन के स्लाइड करते ही, अभी तो जरा सी स्लाइड हुई है, बिल्कुल मिलीमीटर्स में भी चेंज नहीं होता, इतनी कम स्लाइडिंग होती है। तो पर हम चाहते हैं कि मसल और कॉन्ट्रैक्ट करे। भाई जब मान लो मैंने ये पेन को पकड़ा हुआ है इतनी देर से, तो इसका मतलब जो मसल्स मेरे हाथ की इस पेन को पकड़ने में मदद कर रही हैं, लगातार मेरा ब्रेन उनको सिग्नल भेज रहा है, और लगातार उनको बार बार कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहना है, जिससे वो ये पेन पकड़ा रहे। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहने के लिए ये साइकिल एक बार नहीं हो रहा बच्चों, ये साइकिल हज़ारों बार हो रहा है। कैसे समझना, यहाँ तक की कहानी तो तुम्हें समझ में आ गई कि एक्टिन थोड़ा स्लाइड कर गया। अब मैं आपको कह रही हूँ और स्लाइड कराओ एक्टिन को, और कराओ, तो उसके लिए दोबारा से ये चीज़ रिपीट करनी है। तो लास्ट में क्या होगा, जब एक्टिन रोटेट करता है ना, फर्स्ट साइकिल में जब एक्टिन रोटेट करता है, ये मायोसिन रोटेट करता है, तो ये अब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो हेड है वो थोड़ा सा हल्का सा नीचे झुक जाएगा, यानी उसका एक्टिन से कॉन्टैक्ट छूट जाए, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, छूट गया कॉन्टैक्ट छूटते ही इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज टूट रहा है, तो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गई, यानी मायोसिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। लेकिन यहाँ पर वो तभी अपना कॉन्टैक्ट छोड़ता है जब पहले आपको उसे नया एटीपी देना पड़ता है। वो कहता है कि यार एक्टिन के साथ मैं कॉन्टैक्ट तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे दोबारा से कॉन्टैक्ट में आना है, दोबारा से कॉन्टैक्ट में आने के लिए फिर एटीपी का खर्चा करना होगा, तो तुम मुझे पहले से ही एटीपी दे दो जिसको मैं आगे तोड़ सकूँ, वरना मैं अलग ही नहीं होऊंगा। तो इसलिए जब क्रॉस ब्रिज टूट रहा होता है तब नया एटीपी आकर इससे जुड़ता है, और जब क्रॉस ब्रिज बनाना होता है तब एटीपी टूटता है। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मायोसिन का हेड है वो पहले नीचे हुआ, फिर नीचे होकर उसने अपनी
ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर ली। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अभी रिलैक्सेशन नहीं हुआ है बच्चों मसल्स का, इसको कहते हैं साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये नीचे होकर सीधा हुआ है, अगर ये इससे जुड़े जुड़े ही सीधा हो जाता तो एक्टिन वापस ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता। एक्टिन ओरिजिनल पोजीशन में नहीं गया, एक्टिन अभी अंदर की तरफ ही है जो इसने खिसकाया था। पहले इसने खुद को अलग किया, एक डायग्राम और होना चाहिए था, उसमें मायोसिन को अलग करते और फिर इसको सीधा होते हुए दिखाते। तो अभी मसल कॉन्ट्रैक्टेड ही है, अब उसको और कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, वो जो एटीपी इसने पहले ले लिया था वो एटीपी फिर टूटेगा, फिर दोबारा ये सीधा होगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा और अंदर रोटेट करेगा और एक्टिन को स्लाइड कराएगा, फिर नया एटीपी ले लेगा, सेकेंड साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फिर रिपीट होगा। जब तक न्यूरॉन से उस मसल को सिग्नल आ रहे हैं तब तक ये साइकिल कई बार रिपीट होता रहेगा। हर बार इस साइकिल के रिपीटिशन में मसल कॉन्ट्रैक्टेड होती जाएगी और जितनी मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है उतनी हो जाएगी। उतनी बनाए रखने के लिए भी ये साइकिल चलता रहना ज़रूरी है। समझ गए? कई बच्चे सोचते हैं कि दिस इज अ साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, नहीं, दिस इज अ साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अभी मसल रिलैक्स नहीं हुई है, मायोसिन का हेड बार बार स्लाइडिंग कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, पर मसल जब तक ये साइकिल चलता रहेगा मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, जो भी उसे काम दिया गया वो कर रही है। इवन हम खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, तब भी हमारी बहुत सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। तो ज़रूरी नहीं आप एक्टिवली कोई काम कर रहे हो तो ही आपकी बॉडी की मसल्स काम कर रही हैं। आप जिस भी पोस्चर में बैठते हो बच्चों, लेटते हो, सोते हो, उन सब पोस्चर में कोई ना कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती हैं, कुछ रिलैक्स स्टेट में रहती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ समझ में आया क्या तुम्हें? स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? एंड कब ये साइकिल रुकेगा? कब? जब कैल्शियम आयंस यहाँ से चले जाएं। अब जैसे ही वो न्यूरॉन को लगेगा ठीक है यार अब इस मसल का काम पूरा हो गया, अब इसको सिग्नल भेजने की ज़रूरत नहीं है, न्यूरॉन सिग्नल भेजना बंद कर देगा। जो मसल है उसमें वो जो सार्कोलेमा से टकरा के सिग्नल्स आ रहे थे वो आने बंद हो गए। तो वो जो कैल्शियम आयंस थे ना, जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की रस्सी को पकड़े बैठे थे कि इस साइकिल को चलने दो, मिलन होने दो बार बार, वो अब कैल्शियम वापस इट विल बी पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनर्जी खर्च करके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको खींच लेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम के हटते ट्रोपोमायोसिन की रस्सी सेट, एक्टिन की जगह छुप जाएगी, एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो छुप जाएंगी एंड दिस साइकिल विल बी स्टॉप्ड। और जितने भी एक्टिन फिलामेंट्स थे ना जो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्टेड थे वो रिलैक्स हो जाएंगे, मायोफाइब्रिल ओरिजिनल हो जाएगा, मसल ओरिजिनल हो जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल साइज की हो जाएगी मतलब। तो दैट विल बी, नाउ इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। कब होता है रिलैक्सेशन? व्हेन कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक, पम्प्ड क्यों लिखा? एनर्जी खर्च हुई है, एक्टिवली टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, देन मास्किंग हो जाएगी एक्टिन फिलामेंट्स की। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। आ गया क्या समझ में तुमको अच्छी तरह से क्या क्या है? मैंने बहुत फटाफट समझाया। अगर किसी बच्चे को अच्छा लगता है ये चैप्टर, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगली बार तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ आराम से मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉलो करो। वहाँ पे मैंने सब कुछ एक एक लेक्चर में अच्छे से समझाया है, ठीक है। जिसके पास कम टाइम है वो अभी जो नीट जस्ट देने वाले हैं उनके लिए हम PYQs में फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ में आ गया, ये रहा। इसमें एक टर्म और है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, डू रिमेंबर इट इज कॉल्ड। मोटर न्यूरॉन्स को ही तो मिलेंगे सिग्नल, मतलब मोटर न्यूरॉन से ही तो सिग्नल मिलेंगे मसल को, तो मोटर एंड प्लेट कह दो, ठीक है। एक और टर्म है मोटर यूनिट, ये दोनों अलग अलग हैं। मोटर यूनिट क्या है? एक मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर, मतलब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने डायग्राम बना के समझा रखा है कि मान लो ये एक मसल फाइबर है, अभी हमने देखा था ना बंडल में तो बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं या नहीं, तो जो न्यूरॉन आ रहा है उस न्यूरॉन के कई सारे एक्सॉन्स होते हैं बच्चों, ऐसे, ठीक है। तो ये पूरी एक मोटर यूनिट होती है कि एक मोटर न्यूरॉन इस मसल से जुड़ी हुई है, एक मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट, दिस इज कॉल्ड अ मोटर यूनिट। हर मोटर यूनिट पे ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द NMJ, दीज आर द मोटर एंड प्लेट, ठीक है, दोनों में फर्क है। क्लियर हो गया क्या? यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना, लेबलिंग्स। टेल को बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन LMM, हेड को बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। हेड पर 2 बाइंडिंग साइट होती हैं, ऊपर की तरफ एक्टिन से अटैच होने के लिए होगी तभी तो अटैच होगा, नीचे से तो कैसे होगा। तो दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ क्या थी? यहाँ थी मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन पर है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे वो जगह है जहाँ ATP जुड़ता है, सो ATP बाइंडिंग साइट। क्लियर? चलो
अब देखते हैं तुमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं क्या। सो ये कह रहा है कि मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट। गलत तो नहीं है, टाइम नहीं दिया इन्होंने कि वो कब करेगा, बट करता तो है ना मायोसिन, ठीक है। जेड लाइन अटैच टू एक्टिन, ये वाली जो जेड लाइन है अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड्स, जब स्लाइडिंग होती है तो उसको अंदर की तरफ खींचा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है कौन से इवेंट सही हैं, तो सारे ही सही हैं, बस बी नहीं है। ए सी डी ई है क्या ऑप्शन में, ये रहा ACDE ऑप्शन 2। डन। कौन से ईयर का क्वेश्चन है, 2021 का, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2018 में पूछा गया है कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, क्यों कैल्शियम की जरूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्शन में, अभी अभी बताया मैंने तुमको, देखो ऑप्शंस दे रखे होंगे, ये रहा बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। मसल्स के क्वेश्चन जब आप लोग करते हैं तो मैंने देखा है आप लोग उसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अगर आपने हर वर्ड को समझ के पढ़ा है तो आपको गड़बड़ नहीं होगी। साफ समझ में आ रहा है, कह रहा है कि मास्किंग जो एक्टिन पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसकी मास्किंग हो रखी थी, तो कैल्शियम ने उसको ट्रोपोनिन से जुड़ के हटा दिया, तो ये मिल गया हमें कैल्शियम का फंक्शन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 2016 में नेम द आयन, ये देखो कितना फ्रिक्वेंटली आ रहा है ना कैल्शियम के क्वेश्चन। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 1। ठीक है। नेक्स्ट लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये बच्चों आपने कई बार पढ़ रखा है। टिटानस, टिटानी मैंने तुम्हें बताया है। एक टिटनस तो होता है जो इन्फेक्शन होता है, चोट लगने पर हम बोलते हैं ATS एंटी टिटनस सीरम लगवा लो। एक और कंडीशन, उसमें भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं लेटर ऑन, इसलिए वहाँ पे टिटानी वर्ड यूज़ किया है, लेकिन वो इसलिए होती है क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है, इस वजह से हमारी मसल्स में सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, लॉक जॉ वगैरह हो जाता है, डेडली डिजीज है। एक बार किसी को टिटनेस हो गया तो मेडिकल साइंस के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों, इसीलिए कोई ऐसी चीज़ से चोट लगने पर जिसमें टिटनेस होने का खतरा हो, डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि आप वैक्सीन लगवा लो। वो जो ATS का आपको इंजेक्शन लगता है वो एक्चुअली में वैक्सीन होता है, ह्यूमन हेल्थ में हमने सीखा है। ठीक है। और नॉर्मली टिटानी क्यों हो सकती है, अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी है या जो न्यूरोमस्कुलर सिग्नल्स हैं वो प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, डिस्टर्ब्ड है उनका ट्रांसमिशन, तो फिर कई बार मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है, बाइंटे आना जिनको आप कहते हो, तो वो है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, टिटानी, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स नहीं हो पाती है मसल। ठीक है। फिर वो ब्लड सप्लाई बढ़ाते, मतलब तेल की मालिश कर लो या खड़े हो जाओ, उस तरफ अब ब्लड सप्लाई बढ़ाओगे तो ब्लड सप्लाई बढ़ाते ही उस तरफ चीज़ें चली जाएंगी, कैल्शियम की और सप्लाई होने लग जाएगी, तो वो सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देन 2015 का क्वेश्चन क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन डू नॉट शॉर्टन, बिल्कुल सही है यहाँ तक तो, ना एक्टिन की लेंथ कम हो रही है ना मायोसिन की लेंथ कम हो रही है। बैंड और फिलामेंट को मिक्स मत करना बच्चों, एक्टिन एक अपने आप में फिलामेंट है, वो स्लाइड कर रहा है जिससे बैंड्स की लेंथ कम हो रही है, लेकिन एक्टिन की लेंथ कम नहीं हो रही है। ठीक है, बट रादर स्लाइड ऑन ईच अदर, सही लग रहा है मुझे ये, फिर भी आगे देख लेते हैं। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड टू ईच अदर मायोसिन शॉर्टन्स, गलत, वो तो बिल्कुल सेम लेंथ का रहता है। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड ऑन ईच अदर एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, अगेन देखो ये भी गलत, फिर से बोल रही हूँ मैं तुम लोगों को कि तुम इस डायग्राम को गलत मत समझ लेना। यहाँ पर हम एक्टिन की लेंथ, आप देखो यहाँ पर ये एक्टिन की लेंथ है, यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर भी एक्टिन की लेंथ उतनी है जितनी थी, चेंज नहीं हुई। जो छोटा हुआ है वो हुआ है एच जोन, यहाँ से ए बैंड, सॉरी ए बैंड नहीं, आई बैंड, ये छोटे होते जा रहे हैं। फिलामेंट की लेंथ छोटी मत करना, फिलामेंट और बैंड अलग अलग है, इसीलिए ये चैप्टर समझ में नहीं आता आप लोगों का। फिलामेंट और बैंड को सेम मान लेते हो, अलग अलग है दोनों। फिलामेंट अपने आप में प्रोटीन फिलामेंट है, और बैंड उन फिलामेंट्स के अरेंजमेंट से बने कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो माइक्रोस्कोप से हमें दिख रहे हैं। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन शॉर्टन, दोनों को ही शॉर्टन कर दिया, तो ऑप्शन 1। ठीक है, समझ में आ गया, कहीं पे लिख लो, ना एक्टिन ना मायोसिन, इन दोनों की लेंथ शॉर्टन नहीं होती, जो शॉर्ट होता है वो बैंड होता है, और बैंड में भी कौन सा, ए बैंड अंधेरा कायम रहे वो तो सेम रहता है, आई बैंड की लेंथ रिड्यूस होती है और एच जोन की लेंथ रिड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर। स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन, बताओ
स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन किस जगह पर होता है? ये रहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब जितना ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है ना, मैंने देखा है उतने ही आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। मसल से कम आते हैं, बोन से ज़्यादा आते हैं। अच्छी बात है तुम्हारे लिए, बट आते तो हैं मसल से भी, तुम्हारे सामने है क्वेश्चन। एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, वो जो एच जोन था सेंटर में वो क्यों बना था? एच जोन मायोसिन का वो हिस्सा है जहाँ पर एक्टिन की ओवरलैपिंग नहीं हुई थी। So it is the central gap between actin filaments extending through myosin filament in the A band. The central gap between actin filament हो सकता है, बट और देखते हैं एक बार। एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट नहीं, मायोसिन फिलामेंट का कोई एक्सटेंशन नहीं है यहाँ पर। द एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल, ये तो बिल्कुल ही हटा दो, मायोफाइब्रिल तो पूरा है। द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट्स नहीं, तो बस यही बचा कि दो एक्टिन फिलामेंट के बीच का सेंट्रल गैप जो मायोसिन का नॉन ओवरलैपिंग जोन है। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट, मतलब वो कहाँ सिचुएटेड है? मायोसिन फिलामेंट के ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या पूछा है? इन ह्यूमंस। अच्छा देखो आ गया ना, अंधेरा कायम रहे, यानी ए बैंड रिमेन सेम, ऑप्शन 2। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इनमें से क्या होता है? ये कह रहा है सार्कोमियर शॉर्टन नहीं होता, तो ये तो गलत है। व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या तुम्हें? सार्कोमियर का मतलब होता है, देख लो इधर डायग्राम में दे रखा है, ये पूरा आई बैंड है बच्चों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आई बैंड है, तो हम एक आई बैंड नहीं ले रहे, सार्कोमियर में आधा आई बैंड ले रहे हैं, एक ए बैंड ले रहे हैं, और अगर यहाँ पर ये रही ना जेड लाइन, हाँ ये रही जेड लाइन, मैंने यार दूर तक बना दिया, ए बैंड ले रहे हैं और अगेन आधा आई बैंड ले रहे हैं, तो दो जेड लाइन के बीच में क्या क्या आएगा? दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में आधा आधा आई बैंड और एक पूरा ए बैंड, इसको सार्कोमियर कहते हैं। हाफ आई प्लस वन ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, दिस इज कॉल्ड वन सार्कोमियर विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्राइटेड मसल। ठीक है। ए एच सारे बैंड शॉर्टन कर दिए, गलत। एक्टिन फिलामेंट को ही शॉर्टन कर दिया, नहीं, फिलामेंट में ना एक्टिन शॉर्टन होगा ना मायोसिन। टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट इज इनवॉलेंट्री एंड अनस्ट्राइटेड स्मूथ मसल, गलत। हार्ट की मिक्स मसल होती है, नेचर वाइज इनवॉलेंट्री बट स्ट्रक्चर वाइज स्ट्राइशंस दिखते हैं। इंटेस्टाइन इंटरनल ऑर्गन है, तो विसरल ऑर्गन में कौन सी मसल्स होंगी? स्मूथ मसल। स्ट्राइटेड लिखा है, गलत। इनवॉलेंट्री तो सही लिखा है बट स्ट्राइटेड गलत कर दिया। थाई लिम्स की मसल, तो लिम्स में वॉलेंट्री मसल्स होंगी, स्ट्राइटेड भी होती है और वॉलेंट्री भी होती है। अपर आर्म अगेन स्मूथ कर दिया, गलत। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लो भाई, मसल्स के बस इतने से ही क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें कहा ना कि लास्ट 15 सालों में हमें कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन भी नहीं मिले, मिल गए क्या? इतने तो कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता ही नहीं चला है, 10 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। इसमें जो जो चीज़ें थी वो बता दी मैंने तुम्हें। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अच्छे से पढ़ रखा है तो रिवीजन फटाफट हो जाता है यहाँ पे। क्लियर। लेबलिंग्स देख ली, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देख ली। ओके हाँ, एक इसमें लास्ट में ज़रूर पैराग्राफ है बच्चों, ये तो तुम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो कि अगर हम किसी मसल को रिपीटेडली यूज़ किए जा रहे हैं तो वो मसल में फटीग होने लगता है, क्योंकि वो मसल क्या स्टार्ट कर देती है? इट स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ब्लड के पास एक लिमिट है कि वो कितनी ऑक्सीजन दे, है ना। वैसे तो मसल्स क्या करती हैं, मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है, मायोग्लोबिन पकड़ के रखता है ऑक्सीजन को, पर फिर भी एक लिमिट के बाद अगर आप यूज़ करे ही जा रहे हो तो मसल्स के पास खाने की भी कमी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो और ऑक्सीजन भी कम होती है। तो उस केस में मसल थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए जो फूड अवेलेबल है उससे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है। और हमने पढ़ रखा है कि मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड बनता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीग। ठीक है, एक कोरी साइकिल होता है, कोरी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, कोरी साइकिल के थ्रू जो लिवर और मसल्स के बीच में होता है, लिवर ब्लड मसल, उसके थ्रू फिर धीरे धीरे लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है और जो हमें मसल्स में दर्द हो रहा होता है, क्रैम्प सारे होते हैं, वो भी सही हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, और ये जो लास्ट में एक पैराग्राफ दिया है बच्चों, इसमें आपको रेड मसल फाइबर्स एंड वाइट मसल फाइबर्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस बताए हैं। बहुत सिंपल है, रेड वाले में मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे जिससे ज़्यादा एनर्जी बना सके।
तो ये लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। वो मसल जिनमें RMF ज़्यादा होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक खूब देर तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरी बैक वगैरह की जो मसल्स होती हैं जिन्हें हम कंटिन्यूस एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो वो ये वाले फाइबर ज़्यादा होते हैं उनमें, ठीक है। और वाइड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन कम, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम, तो इन्हें जब हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। ये तो एरोबिक करती हैं बट इनको एनारोबिक करना पड़ता है। बस एक चीज़ नेचर ने उल्टा सिस्टम सेट किया है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको सब कुछ ज़्यादा दिया है ना, वो इसको कम कर दो और इसको बढ़ा दो, ठीक है। उसका कोई लॉजिक वगैरह भी मैं तुम्हें नहीं दे रही हूँ, बस वही बताया जो यहाँ लिखा हुआ है। डन, ठीक है क्या? ये हो गया आपका मसल्स का रिवीजन कंप्लीट। अब आते हैं हम इसके स्केलेटल सिस्टम वाले पार्ट पर, यानी कि बोन्स पर। बोन्स में कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत सारे डिटेल पढ़ने का शौक है आपको बोन्स की, तो आराम से मेडिकल नीट क्रैक करो, मेडिकल कॉलेज में जाओ, वहाँ एनाटॉमी के साथ ऑस्टियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, थक जाओगे तुम पढ़ते पढ़ते, ठीक है। डरा नहीं रही हूँ, मतलब बता रही हूँ, मज़ा भी आता है। हमारी बॉडी की चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जानने को मिलता है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, थोड़ा थोड़ा याद भी करना पड़ता है। सो यहाँ पर बस जितना NCERT में दिया है वही आपको पढ़ना है। शुरू में आपको बताया है कि हमारे बोन्स, मैंने पूरा चार्ट बना के बनवा रखा है ना आपको कि कितनी कौन सी बोन्स हैं, ठीक है, तो वो आप प्लीज़ वहीं से रिवाइज कर लेना, यहाँ पर नहीं बता रही हूँ मैं। बस इतना सा ध्यान ज़रूर रख सकते हो कि इन 206 बोन्स में से 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में है, ठीक है, और बची 126 बोन्स, सही है ना कैलकुलेशन, हाँ, 126 बोन्स हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं हमारी गर्डल्स और हमारे लिम्स, यानी ये तो हमारा मेन ट्रंक है। हेड हो गया, नेक हो गई, थॉरेक्स, एब्डोमेन, ये तो हमारा मेन ट्रंक है। इसमें जितनी भी बोन्स हैं वो होंगी एक्सियल स्केलेटन की, ठीक है। और जो इस ट्रंक से निकले हुए दोनों पैर हैं, और यहाँ पे दो पेक्टोरल गर्डल, नीचे 2 पेल्विक गर्डल, ये हमारी गर्डल और लिम्स एपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडेजेस यानी बॉडी से निकलने वाले प्रोजेक्शंस, ठीक है, क्लियर। देन इसमें सारी अलग अलग बोन्स बताई हैं, इनमें से आपको पता होगा कि ये चारों नहीं, सॉरी, ये भी फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन, हाँ 4 ही तो हुई ना, मैं सोच रही थी क्या कर रहे हैं, ये तो कंडाइल है। ये हमारी हैं, क्या हो रहा है, ये हमारी हैं कौन सी बोन, क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स, ठीक है। ये जितनी भी आपको दिखाई हैं हाइयोइड को मतलब अभी, ये हैं फेशियल बोन्स, इनमें सारी नहीं दिखाई हैं, कुछ मिसिंग है, सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक। क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं, क्रेनियल बोन्स टोटल 8 होती हैं, फेशियल बोन्स 14 होती हैं, तो 14 और 8 कितने हो गए, हाँ 14 और 8 हो गए आपके 22 तो ये हो गई। ये सिर्फ स्कल की बोन्स बता रही हूँ मैं आपको। उसके अलावा हमारे ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स होती हैं, 3 इधर, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, मिस, तो 3 और 3 6, तो 22 + 6 28, और एक ये रही हाइयोइड बोन 29। ऐसे करके हाइयोइड बोन एक अकेली है। यहाँ पर ईयर में होती हैं ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल टोटल 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो 3 + 3 यानी कि 6 हैं। तो ऐसे करके ये हमारी स्कल बोन्स हैं, जिनमें डायरेक्टली 22 हैं, और 22 के अलावा ये डायरेक्टली स्कल से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इनको अलग भी मानते हैं, कई बार इंक्लूड भी कर लेते हैं। ऐसे करके 29 बोन्स तो ये हो गई हमारी। इनमें सबके नाम याद रखना, कोई भी लेबलिंग आ जाएगी। यहाँ पर ये दिखाई है आपको स्फेनॉइड बोन, ये जो दिख रही है दिस इज एथमॉइड बोन, लेक्राइमल, नेजल, है ना, लेक्राइमल, नेजल, ये सब याद रखनी है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? 1 मिनट रुकना ज़रा बच्चों, नहीं सही है, हाँ देखो गड़बड़ कर रहे हैं, मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कि हमारी ये जो 4 बोन है ना, सिर्फ ये नहीं है क्रेनियल बोन, ये दोनों भी तो हैं, ये हैं बच्चों, थोड़ा सा सही कर लेना, मेरा इन पे ध्यान नहीं गया, क्योंकि चारों पेयर्ड नहीं है कि 8 हो जाए, सिर्फ पैराइटल बोन पेयर्ड है, और यहाँ पर हमारी टेम्पोरल बोन पेयर्ड है। फ्रंटल और ऑक्सीपिटल तो एक ही है, तो फिर तो 6 ही हुई, तो 2 फिर ये भी हैं स्फेनॉइड और एथमॉइड, इनको मिलाकर क्रेनियल बोन्स 8 हो। ये फेशियल बोन्स हैं जिनमें सारी नहीं दे रखी हैं, कुछ यहाँ पे नाम मिसिंग है, नहीं दे रखे तो आपको भी नहीं पढ़ने, ठीक है, डन। तो ये वाली क्रेनियल में आएंगी, प्लीज डू रिमेंबर, स्फेनॉइड और एथमॉइड, बेस ऑफ द स्कल होता है ना, वहाँ प्रेजेंट होती हैं, ओके, डन। जाइगोमेटिक मैक्सिला मैंडिबल सबको पता है, दिस इज अपर जॉ, दिस इज लोअर जॉ। चलिए, हाइयोइड बोन वो बोन है जहाँ पर हमारी टंग अंदर की तरफ अटैच होती है, इसलिए टंग को स्केलेटल मसल मानते हैं बच्चों। टंग कौन सी टंग हमेशा मूवमेंट करती रहती है, मसल्स की तो बनी है, वो बात अलग है कि मसल्स के ऊपर एपिथेलियम की एक लेयर है, उस पर हमारी टेस्ट बर्ड्स हैं, तो टंग हमें टेस्ट सेंसेशन में भी हेल्प करती है, ओके।
बट टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, और हम अपनी इच्छा से बोलते हैं, अपने आप ही हिलना शुरू कर देती है, इच्छा से बोलते हैं तो ये वॉलंटरी हुई, वॉलंटरी हुई तो स्केलेटल हुई, यानी किसी बोन से भी जुड़ी होनी ज़रूरी है। तो किससे जुड़ी है? अंदर की तरफ आपकी टंग इतनी लंबी है, यहाँ हायोइड बोन है, वहाँ तक होती है, कभी खींच के निकाल मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा और डॉक्टर के भागना पड़ेगा, ठीक है। हायोइड बोन डन, समझ में आ गया क्या? ये हमारी ईयर ऑसिकल। ध्यान रखना इसमें एक चीज़, स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन। वी हैव डायकॉन्डाइलिक स्कल बच्चों, डायकॉन्डाइलिक स्कल का मतलब जो हमारी पीछे की तरफ ये ऑक्सीपिटल बोन है ना, इससे एक प्रोजेक्शन ये रहा लेटरली, एक उस तरफ है, तो दो प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव डायकॉन्डाइलिक स्कल। कुछ एनिमल्स में मोनोकॉन्डाइलिक भी होते हैं, आपको सिर्फ ह्यूमंस का याद रखना है, ठीक है। तो 29 तो हो ही गई थी स्कल से एसोसिएटेड बोन। देन पीछे की तरफ हमारी बैकबोन है, यस और नो, वर्टिब्रल कॉलम जिसको आप कहते हैं, ये 26 वर्टिब्रीज से मिलकर बनी है। इंडिविजुअल ऐसा तो है नहीं एक पूरी खड़ी लंबी बोन है, छोटी छोटी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं और उससे हमारा बना है वर्टिब्रल कॉलम। तो हाउ मैनी वर्टिब्रीज वी हैव? 26। फॉर्मूला पता है, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1। लेकिन ये सैक्रम अभी तो 1 है, बट जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब ये 5 थी और कॉकिक्स 4 थे, फिर बाद में ये फ्यूज़ हो गए बर्थ के टाइम पर, ठीक है ना। तो आप इन्हें टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया C7 T12 L5 S1 C1। ये सबको नंबर पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं इस पर। डन, तो 26 हो गया हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, ये हो गई हमारी स्कल की बोन्स। देन और अब याद करो थोरैसिक केज पढ़ाया था, बैकबोन से रिब्स को शुरू करो और यहाँ फ्रंट पे जो स्टर्नम बोन है उसमें लाके अटैच कर दो, तो इसके बाद आएगी हमारी स्टर्नम, एक ही अकेली, और वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम को जोड़ते हुए हमारी रिब्स। रिब्स होती हैं 12 पेयर यानी 24, ठीक है। इनको टोटल करो तो 80 आ रहा है, क्या आ जाएगा। तो इस तरह हमारे एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं। क्लियर? स्टर्नम में कुछ ज़्यादा है नहीं, एक लाइन लिखी है, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन, बिल्कुल फ्लैट बोन होती है, पतली, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरैक्स पर होती है, ठीक है। इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। देन वर्टिब्रल कॉलम में तो अभी हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आए हैं। रिब्स में एक क्लासिफिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। जैसे आपकी क्लासेस डिवाइड होती हैं वैसे फर्स्ट से पढ़ाई स्टार्ट की, वैसे फर्स्ट टू 8th एक सेगमेंट मानते हैं, लेकिन जैसे आप ऐसे समझ लो कि कुछ जगह पर राजस्थान बोर्ड में 8th में भी बोर्ड का एग्जाम होता है, तो 8th से थोड़ा पढ़ाई का लेवल बदल गया, ठीक है। तो फर्स्ट टू 7 ट्रू रिब है, 8th 9 10th फॉल्स रिब है, और 11 12 जो आपके मेन करियर की क्लासेस हैं जो डिसाइड करती हैं PCM लेना है PCB लेना है, वो अलग है, दैट इज फ्लोटिंग रिब। तो आप याद रख सकते हो इजीली, ठीक है। ट्रू रिब्स क्यों? क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से शुरू होकर आगे स्टर्नम में अटैच है, वर्टिब्रोस्टर्नल, ये जो 3 हैं ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से शुरू होकर स्टर्नम में अटैच नहीं हुई। देखो ये जो 8th रिब है, ये जो 8th रिब है, ये अपने ऊपर वाली रिब, ये जो 7th रिब है उसके साथ अटैच है, यहाँ स्टर्नम तक नहीं गई। फिर ये भी, इसलिए जो भी इनमें दिखाई हैं इनको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। अब समझो क्यों, देखो सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं एक रिब बनाऊँ, मान लो ये हमारी एक रिब है, तो हमारी रिब बोन होती है ना, तो रिब का 3/4 पार्ट तो बच्चों बोनी है, लेकिन जो एंटीरियर पार्ट है ना, जो वाइट कलर से दिखाया है, ये कार्टिलेजिनस पार्ट है। यानी रिब प्योर बोन नहीं है, रिब में बोनी प्लस कार्टिलेजिनस दोनों मिलकर एक रिब को बनाते हैं। कार्टिलेजिनस के लिए हम कॉन्ड्रल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो रिब के लिए वैसे कॉस्टा वर्ड यूज करते हैं, कॉस्टल बोलते हैं ना, इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम से अगर शुरू हो रही हैं और कॉन्ड्रो में जाकर अटैच हो रही हैं तो उनको कह दोगे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। और जो लास्ट में 2 फ्लोटिंग रिब है ना, ये शुरू तो बैकबोन से हुई बट कहीं अटैच नहीं हो रही, फ्री पड़ी हैं ये। यहाँ पे किडनीज होती हैं हमारी पीछे की तरफ, इधर उनको सपोर्ट, उनको प्रोटेक्ट करती हैं थोड़ा सा, तो इनको बोलते हैं सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स। यानी हर रिब की शुरुआत वर्टिब्री से होगा, लेकिन अटैचमेंट जरूरी नहीं है स्टर्नम में हो। अगर स्टर्नम में अटैच है ट्रू रिब, अगर अपने ऊपर वाली रिब में अटैच है फॉल्स रिब, और अगर अटैच ही नहीं है कहीं पर तो फ्लोटिंग रिब। उसी के बेसिस पर इनके नाम है, ठीक है, सिंपल। चलो देखते हैं एक्सियल स्केलेटन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेट्स चेक। क्या आया इस क्वेश्चन में हमारे पास? मैच द कॉलम। हाँ, बोन्स में से मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन कई आते हैं बच्चों, जिससे सारी बोन्स एक ही क्वेश्चन बहुत सारी बोन्स कवर हो जाती हैं, ठीक है। ये देखो
ओहो, तो इसके लिए तो मुझे आपको पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन भी बताना पड़ेगा। एक्सियल स्केलेटन हो गया, अब अपेंडिकुलर पे आ जाओ। वेरी सिंपल, अपेंडिकुलर में तो कुछ है ही नहीं। जो हमारे लिम्स हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, है ना, एक एक करके बता देती हूँ। फोर लिम्स में आपको पता है सबसे पहले ह्यूमरस है, ये वाली बोन हमारी। ह्यूमरस के बाद यहाँ पर दो बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना हो गई। फिर यहाँ हमारी रिस्ट में कार्पल्स होती हैं, रिस्ट बोन्स बोलते हैं इनको, ये होती हैं 8। फिर ये जो आपको दिखती हैं ये दीज आर, जो पाम में है हमारी, दीज आर मेटाकार्पल्स, तो ये 5 होती हैं। और फिर ये जो दिखती है हमें, ये फैलेंजेस, डिजिट बोन्स है ना, एक उंगली में 3, तो सब में 3 और अंगूठे में 2, तो ऐसे करके 14 फैलेंजेस होती हैं। ठीक है, तो ये आपके डिजिट बोन्स भी बोल सकते हो आप इनको। तो ये लिम्ब की बोन्स हो गई। इन सब का टोटल करना जरा, 30 आ रहा है क्या? बिल्कुल आएगा। तो एक हाथ में 30 बोन्स, दूसरे में भी 30, पैर में भी 30, तो 30 इंटू 4 120 बोन्स तो यही हो गई। बची 6 बोन्स, वो गर्डल्स में है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इनके अलावा पैर में अगर आप जाओगे तो देखना ज़रा ध्यान से, जैसे हाथ में ह्यूमरस है वैसे पैर में फीमर है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन, फीमर को कहते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी का वेट फीमर पे टिका है आपके। देन टीबिया फिबुला, जैसे वहाँ रेडियस अल्ना थी वैसे ये टीबिया फिबुला हो गई। अब वहाँ पे कार्पल्स 8 थी ना, यहाँ पर जो एडी है हमारी उसमें टार्सल 7 हैं, मेटाटार्सल 5 है, फैलेंजेस 14 हैं। तो ये फिर एक बोन कहाँ गई? यहाँ से एक टार्सल कम कर दी और नी, घुटने में नी कैप जिसको आप कहते हैं, है ना, नी बोन कैप की तरह होती है इसलिए नी कैप भी कह सकते हैं, ये एक ऐड कर दी। तो अल्टीमेटली टोटल तो फिर भी 30 हो गया ना। पर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पटेला बोन पे क्वेश्चंस आते हैं। पटेला बोन इज द नी बोन, ओके, जो हमारे नी पर कटोरी की तरह उसको ढक्का रखती है, जिससे नी का शेप बनता है। डन, 30 बोन्स लिम्स की समझ में आ गई। नाउ गर्डल्स पे आ जाओ। गर्डल मतलब ये हमारा एक्सियल स्केलेटन और ये हमारे हाथ। तो हाथ को अटैच करने के लिए, हाथ की जो बोन है सबसे पहले ह्यूमरस, उसको इस एक्सियल स्केलेटन से अटैच करने के लिए जो बोन्स हैं वो गर्डल बनाएंगी। ऐसे ही पैरों को भी अटैच करने के लिए गर्डल होगी। तो ये वाली पैक्टोरल गर्डल्स, और नीचे जो हमारा हिप बोन है वो हमारा पेल्विक गर्डल। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेक्टोरल गर्डल की, तो पेक्टोरल गर्डल में बच्चों एक ही आपको दिख रही है, कॉलर बोन बोलते हैं जिसको, क्लैविकल है, और एक ये ट्रायंगुलर बोन दिख रही होगी आपको, ये है हमारी स्कैपुला। बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर जो आपको पढ़ाया था उसमें अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू पूरी स्कैपुला आपको समझाई है ना। इस स्कैपुला में अगर मैं यहाँ पर अलग से एक बार थोड़ा सा बनाऊँ, तो इस स्कैपुला में ये जो आपको दिख रही है कैविटी, इसी में ह्यूमरस का हेड फिक्स होएगा और हमारा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा। ये वाला जो जॉइंट होता है अपना, दिस वन, इसमें ह्यूमरस का हेड आपकी स्कैपुला में फिट है। ठीक है, ह्यूमरस का हेड आपकी स्कैपुला में फिट है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये जो है कैविटी जो दिख रही है आपको, ये आप इसमें हाईलाइट कर लो, इसको क्या बोलते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। कहाँ लिखा हुआ है? ग्लिनॉइड कैविटी, स्कैपुला में लिखा रहता है ग्लिनॉइड कैविटी। एक मिनट बच्चों, दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया? दिख रहा है क्या तुमको? वहाँ से निकल के तो बता नहीं सकते, ये रहा, क्लास में होते तो चिल्ला देते, ये रहा ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, और जहाँ पर ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है ना, जैसे मैंने ये स्कैपुला बनाया तो मैं कहा कि ये ग्लिनॉइड कैविटी है, स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन होती है, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक इसका खुद का भी प्रोजेक्शन निकला रहता है, उस प्रोजेक्शन को बोलते हैं एक्रोमियन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ रिवीजन में, इनको हाईलाइट कर लेना, अभी तो दिखा था एक्रोमियन, ये रहा एक्रोमियन। ठीक है, ध्यान रहेगा, एक्रोमियन प्रोसेस। सो डॉर्सली यहाँ होती है, जब हम ऐसे अपना हाथ मूव करते तो यहाँ पे हमें उभार दिखता है ना, वो स्कैपुला का ही उभार दिखता है आपको। स्कैपुला पे एक रिज उभरी रहती है जिसको स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन। ठीक है, वैसे ये कंफ्यूजिंग वर्ड है क्योंकि स्पाइन बैकबोन के लिए भी टर्म यूज होता है कॉमन वर्ड्स में। सो रिज जो है इस पर वो स्पाइन, जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है वो एक्रोमियन, और जो कैविटी है वो ग्लिनॉइड। तीनों वर्ड्स स्कैपुला बोन से रिलेटेड हैं। ओके, ठीक है, क्लैविकल के बारे में कुछ नहीं है, बस सिंपली इट इज कॉलर बोन। ठीक है, तो देखो ह्यूमरस इससे जुड़ गया और ये जो स्कैपुला है वो क्लैविकल से जुड़ गई, क्लैविकल आकर यहाँ एक्सियल स्केलेटन से अटैच है। फर्स्ट वाली जो रिब होती है वो भी इससे जुड़ी होती है। ये जो क्लैविकल है ना, मतलब ये क्लैविकल जो हमारा स्टर्नम है वहाँ पर ऊपर के बॉर्डर पर जुड़ी रहती है, तो दोनों में अटैचमेंट हो गया। पैक्टोरल गर्डल हो गया। नाउ पैक्टोरल गर्डल के बाद ये देखो, एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इधर का और इधर का मिलाकर एक ही पैक्टोरल गर्डल है, ऐसे नहीं कि ये अलग पैक्टोरल गर्डल है ये अलग, ये पूरे को एक पैक्टोरल गर्डल मानते हैं। दिस इज हाफ ऑफ
पैक्टोरल गर्डल, दिस इज सेकेंड हाफ, ठीक है। तो एक पैक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन्स हो गई, 2 क्लैविकल 2 स्कैपुला। अब पेल्विक गर्डल पे आ जाओ। पेल्विक गर्डल जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हिप बोन कहते हैं, वो एक्चुअली 2 कॉक्सल बोन से बनी है। जो पूरी बोन आपको दिख रही है ऐसी यहाँ भी होगी, दिस इज 1 कॉक्सल बोन, दिस इज अनदर कॉक्सल बोन। एक कॉक्सल बोन अगेन 3 बोन्स का फ्यूजन है, इलियम, प्यूबिस, इशियम, ठीक है। इलियम में ILEUM मत कर देना, ये इंटेस्टाइन वाला इलियम है, ILIUM, डन, ठीक है। तो पूछ लेंगे तुमसे, कॉक्सल बोन इज द फ्यूजन ऑफ 3 बोन, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। अब ये जो 2 कॉक्सल बोन है ना हमारी बच्चों, इन दोनों कॉक्सल बोन में यहाँ फ्रंट में जो प्यूबिस वाला पार्ट है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ऊपर पैक्टोरल गर्डल के दोनों हाफ नहीं जुड़ रहे, बट पेल्विक गर्डल की 2 कॉक्सल बोन आपस में अटैच रहती हैं यहाँ बाय अ जॉइंट जिसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। आगे आएगा जॉइंट्स में, क्या बोलते हैं इस जॉइंट को, प्यूबिक सिम्फाइसिस। पढ़ते हैं ना हम, जब लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स किया जाता है जिससे जगह हो सके, जिससे चाइल्ड बर्थ के वक्त यूट्रस, वेजाइनल कैनाल, बर्थ कैनाल थोड़ी ब्रॉड हो सकें, ठीक है। सो दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। देन हाँ, जैसे वहाँ पर कैविटी थी वैसे बच्चों यहाँ पर भी, अगर मैं थोड़ा बिल्कुल रफली बना रही हूँ, अगर एक कॉक्सल बोन बनाऊँ तो यहाँ पर इतना ऊपर नहीं, एक मिनट, ये रहा, यहीं दिखा देती हूँ। ये कॉक्सल बोन में एक आपको कैविटी दिखेगी जहाँ पर आकर हमारा फीमर का हेड अटैच होगा। इस कैविटी को कहते हैं एसिटाबुलम। यहाँ ग्लिनॉइड कैविटी थी, नीचे एसिटाबुलम है जिसमें आपका थाई बोन जाकर फिट हो जाती है। फीमर इज योर थाई बोन, ठीक है। ये रहा, ये दे रखा है ना, ये रहा प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस दोनों बोन्स वेंट्रली सामने की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़ी रहती हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। फाइब्रस जॉइंट मत कर देना, देखो अब जॉइंट्स वाले टॉपिक आ रहा है अभी आगे। फाइब्रस कार्टिलेज का जो चीज बनी है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस का टाइप फाइब्रस है। कार्टिलेज 3 तरह की होती है, फाइब्रस कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। पर जॉइंट कार्टिलेजिनस है क्योंकि वहाँ पे स्लाइट मूवमेंट होता है। फाइब्रस जॉइंट हम बोलते हैं स्कल के जॉइंट्स को, जहाँ पे स्यूचर की तरह 2 बोन्स आपस में सिली हुई हैं। फाइब्रस जॉइंट्स पर मूवमेंट नहीं होता, इसलिए कह रही तुम गलती से इस जॉइंट को, प्यूबिक सिम्फाइसिस को फाइब्रस जॉइंट मत करके आ जाना। इसका मतलब तुम कह रहे हो ये मूवेबल जॉइंट है, फिर हम जो हमारी 2 हिप बोन के बीच में जॉइंट है वो थोड़ा मूवमेंट कैसे करता, वो करता है मूवमेंट। तो आप वो बना फाइब्रस कार्टिलेज का है, बट जॉइंट कौन सा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ना कि फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। अभी जॉइंट्स के क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगी, पहले ये करो। फ्लोटिंग रिब्स को किससे मैच करूं, फ्लोटिंग रिब्स को ये रहा, दे डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम। एक्रोमियन अभी देखा था आपने, एक्रोमियन क्या था, एक्रोमियन ये क्या हुआ बच्चों, एक मिनट रुकना जरा। अच्छा नहीं रुको, ग्लिनॉइड कैविटी को हेड ऑफ ह्यूमरस से मैच कर दें, स्कैपुला को किससे करें, स्कैपुला को, कुछ तो गड़बड़ हुई है, लोकेटेड बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। हाँ, ये स्कैपुला की पोजीशन है। स्कैपुला की पोजीशन क्या होती है, अगर आप यहाँ पे दे भी रखा है जहाँ तक मुझे ध्यान है, स्कैपुला आप देखोगे तो 2nd से 7th रिब के बीच की जो लेंथ है वहाँ तक स्कैपुला होती है, ठीक है। तो स्कैपुला को इससे कर दिया, तो अच्छा ओके, एक्रोमियन होता तो स्कैपुला पर है बच्चों, लेकिन उसको इसलिए क्लैविकल से मैच किया, देखो इधर कि ये हमने ड्रॉ की थी स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला के ऊपर ही यहाँ पर क्लैविकल होता है, तो ये जो इसका एक्रोमियन प्रोसेस है ना, उससे क्लैविकल अटैच रहता है। ये हैंड इससे जुड़ा स्कैपुला से, स्कैपुला क्लैविकल से जुड़ी, और क्लैविकल यहाँ फ्रंट पे स्टर्नम बोन से जुड़ा, इस तरह ये कनेक्ट होते हैं, इसलिए एक्रोमियन को क्लैविकल से मैच किया है। वैसे एक्रोमियन इज अ पार्ट ऑफ स्कैपुला बोन, बट एक्रोमियन जुड़ता किससे है, क्लैविकल से, ठीक है। क्लियर है। सो ए का 4th एक ही ऑप्शन में है, जिसमें डी का 2nd है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ये देखो दिखाया एक्रोमियन प्रोसेस, ये स्कैपुला से एकदम निकलता हुआ दिखा और उस पर क्लैविकल अटैच किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कौन से ईयर में था, 2020 में, इसका मतलब बोन से 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 21, 22, 23 में भी नहीं था। जॉइंट्स और डिसऑर्डर से आएंगे अभी क्वेश्चन 2024 के, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कार्टिलेज से जुड़ी हैं,
एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। बिल्कुल ठीक है भाई, मिल गया आंसर। 8th 9th एंड 10th को बोला है दे कनेक्टेड विद स्टर्नम, नहीं, दे कनेक्टेड विद कार्टिलेज ऑफ रिब्स, ठीक है, स्टर्नम से 1 to 7th। 11th एंड 12th आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम फ्रंट पे, नहीं, गलत। ईच रिब इज अ फ्लैट थिन, ये देखो हाईलाइन कार्टिलेज आ रहा है ना, ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द thoracic vertebrae एंड ventrally टू द sternum। सारी रिब्स स्टर्नम पर अटैच नहीं हैं, ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। डन। नेक्स्ट, बड़े मतलब क्वेश्चन देखने में भयानक से हैं, इससे अब चैप्टर के है ना, पर इजी हैं, अगर बोन्स की नॉलेज है तो इजीली हो रहे हैं। यहाँ क्या बताना है भाई हमको, x पेयर ऑफ रिब्स एंड y पेयर आर ट्रू रिब्स। अच्छा, तो आउट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स कितने ट्रू रिब्स होते हैं, 7 पेयर होते हैं, तो 12 और 7 लो, 12 और 7 दिया ही एक ऑप्शन में, आउट ऑफ पेयर लिखा है तो मैं 12 पेयर कर रही हूँ, 24 वाला मत कर देना तुम, पेयर लिखा है तो पेयर 12 पेयर हैं और उनमें से 7 पेयर ट्रू रिब्स के हैं। दे आर अटैच्ड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्या नहीं करती हमारी बोन्स हमारे लिए इसमें से, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ये तो सेल्स का काम है, लोकोमोशन करती हैं। एरिथ्रोसाइट्स प्रोडक्शन, बोन के सेंटर में जो बोन मैरो होता है वहीं तो ब्लड सेल्स बनती हैं। मिनरल्स, बिल्कुल कैल्शियम की भरमार है हमारे बोन्स में, सो ऑप्शन 1। कुछ खास नहीं लगा, अजीब सा क्वेश्चन है। ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट यानी जुड़ना, ग्लिनॉइड कैविटी किससे जुड़ती है बच्चों, ग्लिनॉइड कैविटी ये जो हमने बनाई थी ये हेड ऑफ ह्यूमरस से जुड़ती है, सो ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट ह्यूमरस विद स्कैपुला, ठीक है। देन 3 ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच एंड 1 पेयर इज नॉट मैच, तो हमें नॉन मैचिंग पेयर निकालना है अब की बार, ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है। स्टर्नम एंड रिब्स दोनों एक्सियल में आता है, यस। क्लैविकल एंड ग्लिनॉइड कैविटी दोनों पेल्विक गर्डल के पार्ट हैं, पेक्टोरल गर्डल के पार्ट है, पेल्विक गर्डल नीचे है, पेक्टोरल ऊपर है। ह्यूमरस एंड अल्ना अपेंडिकुलर लिम्स में आता है। मेलियस और स्टेपीज ईयर ऑसिकल्स हैं। बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन 2, ठीक है। जॉइंट्स पर आ जाओ, तो जॉइंट्स में मैं तुम्हें ये कह रही थी कि जॉइंट्स 3 तरह के होते हैं बच्चों, है ना, बट तुम गड़बड़ ये कर देते हो कि फाइब्रस कार्टिलेज को फाइब्रस जॉइंट में घुसा देते हो, ऐसा मत करना। फाइब्रस जॉइंट कार्टिलेज के बने ही नहीं होते, सिंपली डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो हमारा स्कल का भी फोटो देखा था आपने, उसमें वो दिख रही थी ना आपको, छोटी छोटी स्यूचर्स दिख रही थी क्या, ऐसे जिगजैग लाइंस दिख रही थी क्या, ये रही, ये जिगजैग लाइंस को कहते हैं स्यूचर्स। 2 बोन्स को आपस में सिल दिया फाइबर्स के थ्रू, क्योंकि कोई ऐसा थोड़ा है हमें स्कल के ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा तो करना नहीं है। तो ये स्यूचर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, नॉट फाइब्रस कार्टिलेज, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नॉन मूवेबल जॉइंट होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता इनमें, ठीक है। दूसरा जो जॉइंट है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये कई जगह होता है हमारी बॉडी में। हमारी 2 आपको मेन एग्जाम्पल याद रखना है, एक तो जितनी भी हमारी वर्टिब्रीज हैं उनके बीच में क्या पढ़ते हो आप, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पढ़ते हो, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट ही है, ये पूरा है कार्टिलेज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और एक अभी जो बताया 2 कॉक्सल बोन के बीच में ये वाला जो जॉइंट है जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हो, ये भी कार्टिलेजिनस जॉइंट, लिमिटेड मूवमेंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में। दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एज वेल एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। बाकी इन दोनों के अलावा जितने भी जॉइंट्स हैं तुम्हारी बॉडी में, सब साइनोवियल फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह से मूव करते हैं, बट दे ऑल आर साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनमें एक, जैसे मान लो ये 2 बोन्स हैं, ठीक है, इन दोनों बोन्स को कवर करती हुई यहाँ पर एक 3D में समझना आप थोड़ा सा, ऐसे चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, सेल्स की बनी हुई है, उससे एक फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, इस कैविटी में फ्लूइड भर रहा है, चारों तरफ से पैक है ये, है ना, दिस इज साइनोवियल फ्लूइड। ये दोनों बोन्स भी आपस में लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं। हर बोन के एंड पर, लॉन्ग बोन्स के एंड पर कार्टिलेज की भी लेयर होती है, सब पढ़ रखा है हमने, हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज साइनोवियल जॉइंट, ओके, जिसमें अगेन बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, हमने डायग्राम्स से पढ़ रखा है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 2 हैं, एक तो यहाँ पर ह्यूमरस वाला और एक फीमर का, ठीक।
हिंज जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में दरवाजे की हिंज की तरह मूव करे, हमारा एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। देन पाइवट जॉइंट, एक धुरी पर घूमना, जैसे हमारा जो, अच्छा हमारी ये जो दो वर्टिब्री है ना बच्चों, यहीं पे लिख लेना वर्टिब्रल कॉलम के डायग्राम में, उसमें से जो सबसे पहली सर्वाइकल वर्टिब्री C1 और C2 इनके नाम है, C1 का नाम है एटलस, C2 का नाम है एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस कहते हैं इनको, ठीक है। तो जो C2 होती है ना, मान लो ये वर्टिब्री है, इस C2 में ऐसे एक प्रोजेक्शन निकला रहता है और C1 है ना इसमें ऐसे रहती है। तो जब हम ऐसे नॉडिंग मूवमेंट करते हैं ना, नॉडिंग मतलब सॉरी, जब हम ऐसे नो मूवमेंट करते हैं तो नो मूवमेंट में जो हमारी ये हिल रहा है, ये क्या हिल रहा है, ये एटलस मूव कर रहा है एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसलिए इसका नाम एक्सिस है, इसका नाम एटलस है, ठीक है। सो इसको कहते हैं पाइवट जॉइंट। पाइवट यानी एक धुरी के एक एक्सिस के अलॉन्ग घूमना, 360 डिग्री में रोटेट नहीं करता, बट जो भी 180 डिग्री में कर रहा है वो इसकी वजह से, दिस इज पाइवट जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स किसको कहते हैं, ये जब हम रिस्ट मूवमेंट करते हैं तो कार्पल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट, ऐसे ही टार्सल्स में भी है सेम, एडी में। सैडल जॉइंट एक बहुत ही स्पेशल जॉइंट है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, बाकी एनिमल्स की जितनी भी फिंगर्स होती हैं वो ऐसे होती हैं, लेकिन हमारा अंगूठा ऐसे है, नेचर ने दिया है, इससे हमारी ग्रिप आसान बनी है, इवोल्यूशन है एक तरह का। तो ये घोड़े पे बैठने की सीट सैडल जैसा है, दैट्स वाई सैडल जॉइंट। इसको सैडल क्यों बनाया, ऐसे सीधा बना देते हैं, अंगूठे को चिपका रहता तो आप चीज़ों को इजीली होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। सो दिस इज आवर स्पेशल सैडल जॉइंट, क्लियर। देखो फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिखना, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं बच्चों ये वाले, ये किसके बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। कौन से, जो 3 तरह की कार्टिलेज होती है, इलास्टिक, फाइब्रस, हाइलाइन, उसमें से इन जॉइंट्स में कौन सी कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कार्टिलेज। और फाइब्रस जॉइंट किसके बने हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के। तो अब आप मिक्स तो नहीं करोगे ना इन दोनों को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल फ्यूचर है, इसका एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस है। सो फाइब्रस जॉइंट को किससे मैच करूं, ये रहा, स्कल में होते हैं, डोंट अलाउ मूवमेंट। कार्टिलेजिनस ये रहे, एडजेसेंट वर्टिब्रीज में। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट होता है ये रहा, नी में और एल्बो में, और बॉल एंड सॉकेट ये रहा, ठीक है। सो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है, इसी से हमारा आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम है। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, 2023 में आया, ये कब आया था, देखो 2024 का था। कार्टिलेजिनस कहाँ है इसमें से, ये रहा, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, इन्हीं जॉइंट्स को इंटरवर्टिब्रल डिस्क IVD कहते हैं। बॉल एंड सेकेंड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये रहा। फाइब्रस जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, स्कल बोन्स। सैडल जॉइंट ये रहा, ठीक है। सैडल जॉइंट किसके बीच में पता है, यहाँ पर 8 कार्पल्स है, उनमें से एक कार्पल और ये थंब की मेटाकार्पल है, तो इन दोनों के बीच में जॉइंट है। ए का सेकंड, ए का सेकंड 2 में है, सी देखना पड़ेगा, सी का फर्स्ट ये रहा, सो ऑप्शन 4। नेक्स्ट में अगेन मैच करना है, स्कैपुला को किससे मैच करूं, स्कैपुला फ्लैट बोन है, ट्राइंगुलर फ्लैट बोन। क्रेनियम, क्रेनियम यानी हमारे स्कल पे क्या होता है, नहीं बच्चों रुको, यहाँ पे ट्राइंगुलर फ्लैट अलग दिया है, फ्लैट अलग दिया है, तो इसलिए मुझे स्कैपुला को इससे मैच करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों दिया इन्होंने, हाँ ऐसा इसलिए दिया क्योंकि स्टर्नम भी तो फ्लैट बोन है हमारी, पर वो ट्राइंगुलर नहीं है, स्टर्नम का शेप इस तरह से होता है, थोरेसिक केज में बना हुआ है ना, तो स्टर्नम को इससे मैच करो। क्रेनियम पे कौन से जॉइंट है, स्यूचर्स हैं, फाइब्रस जॉइंट बने हुए हैं, और वर्टिब्रल कॉलम आपस में वर्टिब्रीज किससे जुड़ी हैं, कार्टिलेजेस से जुड़ी हैं। सो स्कैपुला पी का 4th है, 2 ऑप्शन में दिया है। क्यू क्रेनियम का फाइब्रस जॉइंट है 3rd ये रहा, एस का 1st, ठीक है। देन देखो सब आप देख रहे हो, सारे मैच द फॉलोइंग हैं सारे, इसलिए बोन्स की एक ओवरऑल नॉलेज जरूरी है, तभी ये क्वेश्चंस तुमसे होंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट अभी बताया था, एक दूसरे पर ग्लाइड कर रही हैं, कार्पल्स या पैर में टार्सल्स ये रहा, बिटवीन द कार्पल्स, ये मत कर देना, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में तो सैडल जॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा, तो इसको इससे मैच कर लो। हिंज जॉइंट कहाँ बताया था, एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाला, ये रहा। अब आप कहोगे मैम यहाँ नी जॉइंट तो लिखा नहीं, लेकिन ये ह्यूमरस है और ये रेडियस अल्ना है, तो ह्यूमरस और अल्ना मिलकर ही वो जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। सैडल जॉइंट, सॉरी पाइवट जॉइंट, एटलस और एक्सिस। सो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, मुश्किल आसान हो गई तुम्हारी। नेक्स्ट, द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, सारे फ्री मूवमेंट वाले साइनोवियल जॉइंट्स,
बस ध्यान रखो स्कल पे जो सूचर्स हैं वो फाइब्रस, 2 जगह कार्टिलेजिनस बताए, बाकी सब साइनोवियल जॉइंट्स में आएंगे, ठीक है, बाकी सब साइनोवियल जॉइंट्स में आएंगे। विच जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं है, जो हमारे स्कल में है, सूचर्स हैं, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। देन सूचर्स भी लिखा हुआ आ सकता है। देन कार्टिलेजिनस, कहाँ है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बताओ, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ है बच्चों, ये रहा। सारी वर्टिब्री नहीं लिखी, इन्होंने लिख दिया 3rd and 4th सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हैं तुम्हें जस्ट। पाइवट जॉइंट कहाँ है, पाइवट जॉइंट कहाँ है, अच्छा ये रहा। नहीं रुको रुको रुको, क्या हुआ इस क्वेश्चन में, हाँ बच्चों 1 मिनट रुकना, इसको छोड़ना ज़रा। हिंज जॉइंट कहाँ है, हिंज जॉइंट ये मत कर देना, ये वाला तो बॉल एंड सॉकेट है। हिंज जॉइंट कहाँ है, हिंज जॉइंट ये क्या हो, अरे तभी गड़बड़ हो रही है, क्या कर रही है मैम, है इस क्वेश्चन में मैच थोड़ा ना करना है, इस क्वेश्चन में करेक्ट मैच चूज करना है ना, जबरदस्ती के मैच करने बैठ गए इसलिए नहीं बैठ रहा, करेक्ट मैच कौन सा है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट ही कह रहे हैं कि फ्रंटल और पैराइटल जो हमारे स्कल की बोन्स हैं, क्रेनियल बोन, उन सबके बीच में सूचर्स हैं, सिली हुई हैं वो, फाइब्रस जॉइंट, इसको कार्टिलेजिनस लिखा है, गलत। पाइवट जॉइंट कह रहा है 3rd and 4th नहीं, C1 and C2 के बीच में होती है, ना कि C3 C4। हिंज जॉइंट के लिए कह रहा है कि ह्यूमरस एंड पैक्टोरल गर्डल, यहाँ पर तो बॉल एंड सॉकेट है, हिंज नहीं है, हिंज है ह्यूमरस और अल्ना के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट कह रहा है कार्पल्स में, तो ऑप्शन 4th, ठीक है। देन 2013 का क्वेश्चन है, क्या बताना है, अगेन वही सही मैच। द कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है भाई, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल जॉइंट बिटवीन 2, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आधा इधर होना चाहिए था, आधा इधर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ये कह रहा है फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल कैविटी, कैसे है बच्चों ये समझ में ही नहीं आ रहा, 2 एटलस एंड एक्सेस, ठीक है, C1 and C2 के बीच में जो भी जॉइंट होगा वो होगा तो साइनोवियल ना, तो ये तो हमें सही लग रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं। लिम्फ फिल्ड बिटवीन 2 बोन्स, ये शायद ऐसे है, और ये कह रहा है ग्लाइडिंग जॉइंट, ओहो तो बड़ा गड़बड़ सा क्वेश्चन हो गया, सही से टाइप्ड होना चाहिए तो तभी समझ में आता है तुमको, है ना। वैसे भी ये गलत है, लिम्फ कोई फिल्ड नहीं होता, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलेंगे हम, तो गलत है। तुम प्लीज़ देख लेना, तुम्हारे पास जो भी PYQ बुक हो, नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। देन ये कह रहा है कार्टिलेज बिटवीन, फ्लूइड फिल्ड कार्टिलेज बिटवीन 2 बोन्स, नी जॉइंट में कार्टिलेज होती ही नहीं है, वैसे ही हटा दो, मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और फ्लूइड फिल्ड बिटवीन 2 स्कल बोन्स, स्कल बोन्स में भी साइनोवियल नहीं होता, तो सारे गलत हैं, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है तुम्हें। पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस जॉइंट, पैराइटल बोन ये रही, टेम्पोरल ये रही, यस ये दोनों फाइब्रस से जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट वर्टिब्री दैट इज C1 इज एक्सिस, यहीं पे गड़बड़ आ गई, फर्स्ट एटलस है, सेकंड एक्सिस है, तो ये गलत हो गया। जो एटलस है ना बच्चों, मान लो ये एटलस है और ये एक्सिस है नीचे, ठीक है, ये एक्सिस है, तो एटलस एक तरफ तो एक्सिस से जुड़ी है ना, और यहाँ ऊपर की तरफ जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं उनसे भी जुड़ी रहती है, तो अगर ये लिखा होता फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस विच आर्टिकुलेट विद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, तो ये सही होता, ठीक। 9th and 10th पेयर आर फ्लोटिंग, नहीं फ्लोटिंग 11th 12th वाला टाइम। ग्लिनॉइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच थाई बोन, गड़बड़ मत कर देना, ग्लिनॉइड यहाँ ऊपर है हाथ में जिसपे ह्यूमरस अटैच है, नीचे एसिटाबुलम है जिसमें फीमर अटैच है। ये इसमें मैं तुम्हें ऐसे नहीं करा सकती कि हाँ कोई लॉजिक बता दूँ, बोन्स सिर्फ और सिर्फ तुम जब बार बार सिर्फ NCERT वाला पार्ट रिवाइज करोगे बार बार, तो ही तुम्हें बोन्स की सारी चीज़ें याद होंगी, वरना बहुत कन्फ्यूज़न होता है बोन्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। लास्ट में डिसऑर्डर्स पर आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं डिसऑर्डर्स में, देखें क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है विच आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बताया था क्या मैंने तुम लोगों को, इसमें से मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें मायो यानी मसल्स, एस्थीनिया यानी वीकनेस, ग्रेविस यानी सीवियर, जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, अगर किसी को ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो कभी कभार अचानक बॉडी का इम्यून सिस्टम NMJ के अगेंस्ट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है।
एंटीबॉडीज जाकर अटैच हो गई तो ACH कहाँ जुड़ेगा? अब ACH नहीं जुड़ रहा तो मसल को सिग्नल नहीं मिल रहा और वो मसल काम करना बंद कर देती है। ऐसा लगता है जैसे टेम्परेरीली मसल में पैरालिसिस हो गया है। नो, वो पैरालिसिस अलग होता है, यहाँ पे टेम्परेरीली मसल बिकम हाईली वीकेंड, वो मूवमेंट्स ही नहीं कर पाती। बट शुक्र है ये सिर्फ स्केलेटल मसल्स में हो रहा है, किसी स्मूथ मसल में ऐसा हो जाता सांस लेने वाली वगैरह में तो दिक्कत आ जाती। फिर इसको हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करके थोड़े इंजेक्शंस वगैरह दवाइयाँ दी जाती हैं तो ये ठीक हो जाती है कंडीशन। फिर कभी भी अटैक आ जाता है जिसको ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अटैक मतलब मसल्स पर अटैक, ठीक है, डू रिमेंबर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं हम। एक मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी होती है, एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, प्लीज मिक्स मत करना। मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसका एक पेडिग्री दे रखा है जेनेटिक्स में। एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पूरा नाम है ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD बोलते हैं इसको। ये बच्चों एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन होता है और ये रेसेसिव है, ये ऑटोजोम पर होता है और डोमिनेंट है। देखो कितने मिलते जुलते टर्म है, दोनों में डिस्ट्रॉफी आ रहा है, बट आपको ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में ही वही होता है, इसमें भी मसल्स का डीजनरेशन होता है, इसमें भी मसल्स का डीजनरेशन होता है, ठीक है। इनिशियली स्केलेटल मसल्स का होता है बट बाद में DMD में स्मूथ मसल्स भी इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए 13-14 साल तक पहुँचते पहुँचते जनरली पर्सन की डेथ हो जाती है DMD में, ठीक है। टिटैनी बताई दिया था अभी मैंने, लो कैल्शियम लेवल की वजह से। आर्थराइटिस सिंपली जो एज बढ़ने के साथ जॉइंट्स में डीजनरेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। आइटिस कहीं भी आ जाए, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में बहुत कॉमन है आफ्टर मेनोपॉज, जब एस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है तब फीमेल्स की बोन्स कमज़ोर क्यों होने लगती हैं पता है? क्योंकि एस्ट्रोजन हैज़ अ रोल टू डिपॉजिट द मिनरल्स इन बोन्स। जो हम कैल्शियम खाते हैं हमारे ब्लड में जाता है तो ब्लड से बोन्स में डालने का काम फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन भी करता है। बाकी हार्मोन्स तो करते ही हैं जो हम पढ़ते हैं हार्मोन्स में, एस्ट्रोजन भी करता है। तो क्योंकि फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ओवरीज में साइकिल नहीं हो रहे, वही नहीं बन रही फॉलिकल, तो एस्ट्रोजन कहाँ से आएगा? तो इसलिए उनमें बोन्स की को कैल्शियम सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाता है, बोन मास डिक्रीज हो जाता है और ऐसी बोन्स में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आए, ध्यान रखना, एज बढ़ने के साथ वही मेनोपॉज के बाद। गाउट बताया ही था मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी कि हमारा वैसे तो यूरिया है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, थोड़े बहुत यूरिक एसिड भी बनता है। जो बहुत एक्सेस में प्रोटीन्स खाते हैं उनमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके क्रिस्टल्स जाके जॉइंट्स में जमा होते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, गठिया या गाउट कहलाता है, ठीक है। सो ये कह रहा है इनमें से कौन कौन ऑटो इम्यून है? माइस्थीनिया है, ये भी पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ में इसका नाम। नॉर्मल आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग अलग होते हैं। नॉर्मल आर्थराइटिस एज बढ़ने के साथ होता है, रूमेटॉइड पहले से होता है, ऑटो इम्यून है, ठीक है। गाउट नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये सिस्टेमिक ल्यूपस, ये देखो ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, अच्छा 2024 में, हाँ यस बच्चों ये टर्म आ गई थी सिस्टेमिक ल्यूपस। आपको कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में, बाई चांस दे दी एग्जामिनर ने, घबराना नहीं, तुम कहीं लेकर इधर उधर की सब NCERT के आउट ऑफ चीज़ें लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी तुमसे एक क्वेश्चन हो जाएगा, A एंड B तो किसी भी ऑप्शन में है नहीं अकेला, ये हमें पता है दोनों है ही नहीं, तो ये हटा दो, तो बचा ये, तो ऑप्शन 2 ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें स्किन पे कुछ रैशेस वगैरह होने लगते हैं, SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ठीक है। देन ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जल्दीबाजी में मतलब कि कॉन्फिडेंस में कि हाँ यार ये तो आता है, हमें इंक्रीज को डिक्रीज पढ़ लेते हो तुम, इंक्रीज लिखा है तो गलत है, ठीक है। assertion is correct, reason is not correct, यानी option 2. Then which is a correct match for disease? correct match बताओ भाई disease के लिए कौन सा correct match है? arthritis सही है, टिटैनी हाई कैल्शियम लेवल लिखा है, लो कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होता है, इसलिए बोलते हैं कि जो वेजिटेरियंस हैं उनको तो स्पेशली दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स और दूध बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों को पसंद ही नहीं होता मिल्क, है ना, जूसेस पी लो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, लेकिन दूध नहीं पसंद, लेकिन दूध ही तुम्हारे लिए कैल्शियम का मेन सोर्स है और कैल्शियम देखो बॉडी में कितनी जगह काम आ रहा है। माइस्थीनिया ग्रेविस को जेनेटिक डिसऑर्डर कहा है, ऑटो इम्यून है, ये जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक मतलब जीन में डिफेक्ट होना, उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आएगा, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी आएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ऑटो इम्यून कह दिया, तो दोनों ऑपोजिट हो गए, सही फर्स्ट ऑप्शन। देन 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अटैक होगा, फटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। टेम्परेरी पैरालिसिस होता है ये, परमानेंट नहीं होता, तो सिंपली माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है।
विच मसल डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, इनमें से कौन सा जेनेटिक है? देखो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना तुमको, जेनेटिक में आप इसको चूज करोगे, ऑटोइम्यून में इसको चूज करोगे, ठीक है। ऑटोइम्यून का मतलब जीन वीन में कोई डिफेक्ट नहीं है, पर बॉडी का ऑटो जो इम्यून सिस्टम है वो पता नहीं अचानक से अपने ही एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना रहा है। यहाँ पे जीन में ही डिफेक्ट है, जब से बॉर्न होगा बच्चा तभी से उसको डिसऑर्डर होगा, ठीक है। ऑटो इम्यून का अटैक कभी भी आ सकता है, पहली बार जरूरी नहीं है बाय बर्थ से आए, कई बार लेटर एज में भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम अकर ड्यू टू, आप देख रहे हो डिसऑर्डर्स में से कितने क्वेश्चन आए, बाकी चैप्टर्स में से डिसऑर्डर में से इतने नहीं थे ह्यूमन फिजियो में, इसके ज़्यादा आए हैं क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से प्रिपेयर करना है। ड्यू टू इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून तो है ही नहीं है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम से कोई रिलेशन नहीं है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ऑप्शन 3, ये गाउट है, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, ठीक है भाई 2013, ये क्वेश्चन लास्ट में क्यों आ गया, कोई नहीं। द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरेसिक वर्टिब्री, नहीं थोरेसिक 12 है। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, अगर नंबर में कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे 12 पेयर रिब्स है और थोरेसिक भी हमारी 12 ही है, ठीक है, क्लियर। देन द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, क्योंकि जो हमारी वर्टिब्रीज है, जो हमारी रिब्स है ना बच्चों, रिब्स हमारी 12 पेयर होती हैं, तो एक एक थोरेसिक वर्टिब्री से ही एक एक रिब अराइज होती है, सारी रिब्स थोरेसिक वर्टिब्री से ही शुरू होती हैं। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इज फाइब्रस जॉइंट, नहीं, फाइब्रस कार्टिलेज का बना है लेकिन जॉइंट कार्टिलेजिनस है, लिमिटेड मूवमेंट करता है। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं, ठीक है, मेनोपॉज के बाद प्रोजेस्ट्रॉन भी डिक्रीज होगा, लेकिन जो बोन्स वीक होने का रीजन है वो डिक्रीज इन एस्ट्रोजन है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड कॉज देयर इन्फ्लेमेशन, बिल्कुल गाउट। देन करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर्स, ठीक है भाई। फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिग्नल्स इन माइस्थीनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलोइंग, नहीं, स्वेलो कर रहे हैं हम तो हमारी स्मूथ मसल्स काम कर रही हैं जीआईटी की, ये स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्वेलोइंग भी पार्शियली वॉलंटरी होती है, हमारा कंट्रोल होता है, बट वो जो हमारा ये फेरिंग्स वाला रीजन होता है ना बच्चों, इसमें अलग अलग होता है कि इतने पार्ट में इतनी, ईसोफेगस वाला जो रीजन होता है जहाँ से हम खाना अंदर लेते हैं, इतने पार्ट में इनवॉलंटरी है, इतने में वॉलंटरी है, ठीक है, तो कंप्लीटली ये इनवॉलंटरी, ना ही वॉलंटरी है ना ही इनवॉलंटरी है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिन इन द जॉइंट्स कॉज द इन्फ्लेमेशन, यूरिया कभी भी जॉइंट्स में नहीं होता, यूरिक एसिड होता है, ये तो ब्लड में ही बढ़ेगा। एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं, विटामिन डी तो हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो और कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स में पोर होना, पोर होने का मतलब ये नहीं कि छेद हो गए, बस पोर होने का मतलब कि बोन्स अंदर से बोन्स में कैल्शियम कम है जिसकी वजह से वो वीक हो गई हैं। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉज मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, ये क्या हुआ बच्चों, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही सही नहीं मिल रहा, इसमें मुझे डाउट था शायद यही तो नहीं है इसका, क्योंकि देखो रैपिड क्योंकि ये कह रहा है कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलोइंग, तो क्योंकि स्वेलोइंग पार्शियली स्केलेटल मसल से कंट्रोल्ड है तो हो सकता है माइस्थीनिया ग्रेविस में, हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, बट बाकी तो अपन श्योर है ना। देखो ये गलत है, ये गलत है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कॉज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें डीजनरेशन होता है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स तो टिटानी में होता है, तो फिर हमें क्या चूज करना था, करेक्ट चूज करना था ना। हाँ बच्चों, वी हैव टू गो विद ऑप्शन 1, ठीक है, यही होगा यहाँ पर, यही होगा। स्वेलोइंग में जो स्वेलोइंग में पूरी ऐसे नहीं कहेंगे हम कि स्वेलोइंग रुक गई, लेकिन ठीक है उसमें पार्शियल दिक्कत आ सकती है, जो मैंने बाद में बोला ना आपको कि स्वेलोइंग थोड़ा बहुत स्केलेटली भी कंट्रोल होती है, वॉलंटरीली भी होती है, सो वी हैव टू चूज ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्क्यूलर और स्केलेटल सिस्टम, अगेन करेक्ट बताना है। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी इज एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी में शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स होगा, नो डाउट ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे और वीकन होती जाती हैं मसल्स, ठीक है। तो मैं इस पर एक बार क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ओके। कंप्लीटली एज रिलेटेड नहीं है, और ये भी नहीं कह सकती मैं कि एज से रिलेटेड ही नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस को कहा है डिक्रीज इन बोन मास, हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, हाँ ये मिल गया सही, तो फिर इसको गलत कर देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं बट शुरुआत जेनेटिकली हुई है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है।
माइस्थीनिया ग्रेविस को ऑटो इम्यून कहा है, स्लाइडिंग को इनहिबिट कर देगा, विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, ये इसलिए गलत हो गया, मायोसिन तो स्लाइड ही नहीं करते, एक्टिन करता है। गाउट को कहा है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन ड्यू टू कैल्शियम, गलत, तो हमें आंसर मिल गया ऑप्शन 2। ठीक है, डन। ये हो गया आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट, सारे हमने देख ही लिए। ओके, और कर लेना इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस, ज़्यादा टफ चैप्टर है नहीं, आपने देखा बहुत ज़्यादा लॉजिक्स नहीं थे मेरे पास इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बोन्स को आपको थोड़ा सा समझने के बाद याद ही करना पड़ता है। एक चार्ट बना लो, बोन्स के जो मेन टर्म्स बताई हैं वो लिख लो, उस चार्ट को जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता हर 1-2 दिन में देखते रहो, तो क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारे ह्यूमन फिजियो के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब 2 चैप्टर रह गए, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। सो नेक्स्ट सेशन में विल कंटिन्यू विद द न्यूरल कंट्रोल। सब बच्चे पढ़ के आएंगे, अब तो बहुत छोटा हो गया वो चैप्टर, ईयर वगैरह वो आइज तो सब हट ही गया है, ब्रेन के स्ट्रक्चर तक ही है, तो उसको एक बार पढ़ के आना, देन विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है, गुड बाय।